यस दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स फॉर सीएमए फाइनल एससीएम पेपर नंबर 16। आज अपन चालू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सर ये चैप्टर वो चैप्टर है जो आप कहीं से भी आप क्लासेस लिए होंगे। ये चैप्टर प्रोबेबली अपन ऐसा करते कि सर लास्ट में पढ़ लेंगे और लास्ट में रह जाता और अपन पढ़ते ही नहीं। सर ये चैप्टर में क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? यस, अल्टरनेट अटेम्प्ट्स में 1-2 मार्क का एक एमसीक्यू दिखता ही है, प्लस एक 7 मार्क का क्वेश्चन भी आपको थियरी इसमें से मिलेगा अल्टरनेट अटेम्प्ट में। मैंने बोल रहा कि हर अटेम्प्ट में आएगा, लेकिन क्या पता आपके अटेम्प्ट में आ जाए तो उससे अच्छा पढ़ लेते। और मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा अपन लगाएंगे चैप्टर में, नॉट मोर देन दैट। इसके अंदर मैं हर एक चीज कवर नहीं करने वाला हूँ जैसे अपन रेगुलर लेक्चर्स में करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसमें से क्वेश्चन आ सकता, तो उसके ऊपर अपन याद करेंगे। मतलब उसको मैं पढ़ाऊंगा, आपको उसको याद भी करा दूंगा। जहां तक जो निमोनिक मैंने बनाया है, मैंने चैट जीपीटी के थ्रू बनाया है, मेरे बच्चों ने मुझे बताया है कि भाई सर इसको अपन ऐसा भी याद कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। सर ये पीडीएफ हमको मिलने वाला है क्या? यस, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एकत्वम सीएमए टेलीग्राम चैनल है, उधर जाके ज्वाइन कर लो, उधर आपको ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। इज इज क्लियर? अब और एक चीज, अगर आपने डाउनलोड कर लिए और अगर प्रिंट भी करवा लो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ में जो एग्जांपल्स लिखाऊंगा आप लोग ऑब्वियसली एक एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर डाल के रखे, लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख के लाया यहाँ पर मेरे स्क्रीन के सामने, मेरे सामने दिख रहे स्क्रीन में। तो मैं आपको वो सब जब बताऊंगा ना तो आप वो सब भी लिख लोगे, क्योंकि एक ही बुक में मैं एक ही चीज के 100 एग्जाम्पल डाल नहीं सकता, आप ऊपर से लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग प्रिंट करा के रख लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो दिस इज द पीडीएफ फॉर यू। ठीक है, चालू करते हैं इन 3, 2, 1। 1 घंटे के आसपास, मेरे हिसाब से 1 घंटे के आसपास में रिवीजन लेक्चर हो जाना चाहिए। लेकिन सेकंड चैप्टर थोड़ा छोटा है, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो पता नहीं 1.5 घंटे तक भी जा सकता, 1.5 घंटे तक भी जा सकता। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.5 घंटा? अपन इंडिया में रहते नालायक को 1.5 घंटा मतलब होता है 1.5 आवर्स। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 मतलब 1 आवर 50 मिनट्स में समझ लेना आप। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास मेरे को लगता है कि ये लेक्चर हो जाना चाहिए। कम, उससे कम में करूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलूंगा। ठीक है, चलो लेट्स गो। 1, 2, 3। सर स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन दिया, कुछ काम की नहीं। स्ट्रेटेजी बोला है कि इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस रहता, वो सब रहता। ठीक है सर, एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में है ना, ये 2 वर्ड्स आपको है ना बहुत जगह दिखेंगे, हर बार दिखेंगे। मतलब ये 2 वर्ड्स ऐसे मालूम है क्या, जब वो ब्रेकअप के बाद जो अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है ना बार 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 बार, बस ये पूरे चैप्टर में आपको कॉस्ट लीडरशिप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इतने बार ये नाम याद आ जाएगा कि एक बार को आप आपके वाले का नाम भूल जाओगे, लेकिन इसका नाम नहीं भूल सकते चैप्टर में। देखना आप, तो कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या रहता? सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट लीडरशिप? सर जब डिमांड आया था ना, अपने घर के पास जितने भी किराना शॉप्स है ना, उनका दिमाग का दही हो गया था। यस सर, क्यों? क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, जा रहे थे डिमार्ट से सस्ते में चीजें लेके आ रहे थे। जो न्यूटेला का डब्बा यहाँ पर बाजू वाले दुकान में 300 रुपए का मिलता था, वहां से 250 रुपए का मिलता। सर मैगी का बड़ा वाला पैकेट कम दाम में, मैगी तो सबके खाते, महीने में 2 पैकेट मैगी सभी खा लेते, तो सर बाजू के किराना शॉप से क्यों ना वहां जाके लेके आते। हाँ लगे तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां सस्ती चीजें मिलेंगी। तो डिमार्ट ने क्या कर दिया था, कॉस्ट लीडरशिप, मतलब कॉस्ट को कम करके वो लीडर बन गया था, कॉस्ट को कम करके लीडर बन गया था सर। और कॉस्ट लीडरशिप बोलते बराबर अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल कौन सा आता सर, जो कॉस्ट के भरोसे अपनी जिंदगी को जिसने मतलब टाइम पास कर दिया पूरा। मतलब जो रील्स देखने का जो ट्रेंड आया इंडिया में, किसकी वजह से आया? जियो की वजह से आया, क्योंकि कॉस्ट लीडरशिप जब वो जियो जब लॉन्च किया था, उसने क्या कर दिया था, कॉस्ट जीरो, फ्री में सिम लो, फ्री में सिम लो, फ्री में सिम लो, नेट इतना दे दिया कि भाई टाइम पास कर दिया जब। तो कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता, बेसिकली आप मार्केट में सेम प्रोडक्ट कम दाम में देते और कम दाम में देके आप मार्केट में घुस जाते। तो डिमार्ट क्यों चला, वॉलमार्ट क्यों चलता? बिकॉज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। सर इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप ये पूरे लेक्चर में देखने वाले, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर एप्पल, बहुत सारे टाइप्स के फोन है अपने को मालूम है, लेकिन सर एप्पल अलग क्यों है, एप्पल का प्रीमियम प्राइस क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। सर प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंशिएशन है। मतलब वन प्लस से भी फोन लगता, एप्पल से भी कॉल लगता, पर वन प्लस के कॉल में वो दम नहीं है। मतलब कॉल में तो मतलब कॉल तो कॉल रहेगा, लेकिन अगर वन प्लस का फोन आपके हाथ में हो और अगर आपके हाथ में आईफोन है तो ऑटोमेटिकली आज अपन भी खुद ही जज ही कर लेते। ठीक है, थोड़ा बहुत बता दूं कि आप जज कर लो मेरे को। ऑब्वियसली आप समझ रहे कि भाई यार प्रणय सर तो बहुत समझ रहे क्या। हाँ ठीक है, तो वैसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का ये मतलब है, इसके अलावा अगर अपन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करें, दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डिजाइन, इट्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। आईफोन में जो सिक्योरिटी नहीं है
एप्पल ये वादा करता है कि हमारे इसमें इतनी सिक्योरिटी है कि आपका एक भी पासवर्ड चोरा नहीं जाएगा, आपका एक भी पासवर्ड गूगल पे वगैरह आप अपने पूरे बैंक अकाउंट्स वगैरह अपने फोन में लिंक रहते हैं, अगर मान लो एंड्रॉइड के फोन से वो चले गए तो अपन किसको जिम्मेदार करेंगे? अपने को मालूम है क्या वन प्लस का ओनर कौन है। लेकिन एप्पल वो गारंटी लेता है कि हमारे इधर बेस्ट सिक्योरिटी रहेंगे, आप कुछ भी सर्च करो, हम लोग ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे नहीं। लेकिन आजकल तो मालूम है, अपन बोल दो मेरे को कार लेना है, कार लेना है, कार लेना है, अभी देखो थोड़ी देर के जब मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा ना तो मुझे कार की ही रील्स दिखेंगी, आपको तो मालूम है। ठीक है, खैर सर, तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली दो मेन स्ट्रेटेजी जो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की जितने इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो, अ फर्म स्ट्रेटेजी एम्स टू मैच इट्स ओन कैपेबिलिटीज विद द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपनी कितनी कैपेबिलिटीज है और मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज है। सर, अब मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अपने पास उतनी कैपेबिलिटीज तो रहनी चाहिए ना। मार्केट में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, अपने पास ज्यादा कैपेबिलिटी है तो क्या ज्यादा बना के एक्स्ट्रा रख देंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज दोनों को नजर रखते हुए अपन चीजें बनाएंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजी डिफाइंस एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर व्हाइल डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। सर, अपन अपने कॉम्पिटिटर से अलग सिर्फ दो ही तरीके से हो सकते हैं, एक तो कॉस्ट कम करके या प्रोडक्ट को अलग ही कुछ तो भी करके। प्रोडक्ट को अलग ही कुछ तो भी करके मतलब क्या? प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके। इज इज क्लियर? सर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का और एक प्राइम एग्जांपल आप बताओ मुझे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का और एक प्राइम एग्जांपल क्या है सर? आज के टाइम पे बहुत चलता 10 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी। ब्लिंकिट क्यों इतना चला? बोलो, ब्लिंकिट क्यों इतना चला? क्योंकि उसने प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंशिएट किया। प्रोडक्ट को क्या किया? डिफरेंशिएट किया। घर पे गुड्स तो सब डिलीवर कर रहे थे, लेकिन 10 मिनट में डिलीवरी करने वाला ब्लिंकिट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके आज मार्केट में इतना उठ गया। आप समझ रहे क्या? अपने कॉम्पिटिटर से अलग। उसके बाद फिर क्या किया? स्विगी मार्ट, इंस्टा मार्ट, ये लोग भी 10-10 15-15 मिनट में आ गए, पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला ऑब्वियसली ब्लिंकिट को। क्लियर है? इसके अलावा अब कॉस्ट लीडरशिप, मतलब जब कॉस्ट लीडरशिप की बात करो ना तो एक एग्जांपल बहुत चलता है, दैट इज नथिंग बट इंडिगो और एयरलाइंस का। क्या हुआ था इंडिगो और एयर इंडिया के बीच में? इंडिगो और एयर इंडिया के बीच में। अब एयर इंडिया ने क्या किया था? एयर इंडिया ने क्या किया था? अगर पुणे से बैंगलोर की फ्लाइट मान लो 7,000 की है, तो अपना इंडिगो वाला क्या किया था? इंडिगो वाले ने रिसेंटली 1-2 महीने पहले कुछ तो भी कांड कर दिया, नहीं तो इंडिगो बहुत अच्छी एयरलाइंस है। उसने क्या किया था? पुणे से बैंगलोर में वो 4,000 में दे दिया था। तो भाई ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? एयर इंडिया जब 7,000 दे रहा था, इंडिगो 4,000 में देके उठ कैसे गया था? क्योंकि जब अपन ने जब अपन ने रिसर्च किया तो अपने को मालूम पड़ा कि एयर इंडिया क्या करता था, अरे पुणे से बैंगलोर है, 1-1.5 घंटे की जर्नी में क्या बंदा खाना खाएंगे, क्या बंदा स्नैक्स लेगा, क्या बंदा चाय पिएगा, कॉफी पिएगा, अमका डमका 10-15 सर्विसेज देता था एयर इंडिया वाला। लेकिन इंडिगो वाले ने क्या बोला? हम सिर्फ आपको पुणे से उठाएंगे, बैंगलोर छोड़ेंगे, और आपका जो लगेज भी रहेगा ना वो इतना 15 kg के ऊपर लेंगे नहीं। यहाँ पर इनका अनलिमिटेड लगेज, अनलिमिटेड फूड। अरे भाई 1.5 घंटे की जर्नी में उसको इतना सब नहीं चाहिए, तो ये इंडिगो ने क्या कर दिया था? जो मेन सर्विस है उसके ऊपर ध्यान दिया था, दैट इज सिर्फ ट्रैवलिंग, और 4,000 में दैट इज कॉस्ट लीडरशिप करके, कॉस्ट कम करके पूरा का पूरा एयर इंडिया का मार्केट इधर खींच लिया। ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अब इसको आपको याद रहेगा कि भाई कॉस्ट लीडरशिप और एयर इंडिया क्या बोलता। अगर आपको लिखना है तो ऐसे एग्जांपल्स आप लिख के रख सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में ब्लिंकिट का एग्जांपल देखो, लो कॉस्ट कैरियर्स एग्जांपल डीमार्ट एयरलाइंस आर नोन टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एट लो प्राइस। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या बताएं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं कि भाई आलतू फालतू प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस। क्लियर? बाय टोइंग द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रॉनिक giants like Apples are known to garner premium prices by following product differentiation strategy। सर, ये क्या करता? प्रोडक्ट इतना डिफरेंट बनाता कि वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता। प्रोडक्ट को इतना डिफरेंट बनाओ कि तुम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते, इसको बोलते प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और अगर तुम कोई प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो कॉस्ट कम करो। दो ही चीजें हैं जिसमें आप मार्केट में उठ सकते, एक तो कॉस्ट स्ट्रेटेजी दैट इज कॉस्ट लीडरशिप कर सके, नहीं तो प्रोडक्ट प्राइस सेम रख के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अगर कोई भी एग्जांपल आप कोई भी इसमें देख सकते हैं, जो भी मार्केट में अभी ऊंचा चल रहा ना, ये 2 रीजन की वजह से ही चल रहा। आप कोई भी XYZ एग्जांपल लगा के देख सकते हैं। सर, उसके बाद स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू द कॉस्ट मैनेजमेंट दैट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक इशू सच एज कंपनी का कॉस्ट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, एडवांटेज, द प्रीमियम प्राइसिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता? डेफिनेशन है, वंस अगेन डेफिनेशन आपको 7 मार्क के लिए नहीं पूछेगा। देखो, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो MCQ बन सकता, उसके लिए आपको सब पूरे इसका नॉलेज रहना बहुत जरूरी है, जो नॉलेज थ्रू आउट द लेक्चर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद 7 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली पॉइंटर वाइज बन सकता, वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज
SCM, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ऑब्वियसली वो पूछेगा कि वो उसके 4 स्टेजेस क्या है, या कुछ कुछ तो भी और क्वेश्चन पूछेगा 7 मार्क की क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, देखो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मे बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्यूमुलेटिंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रुप। जितना मैंने हाईलाइट किया ना बस उतना आप लोग को हाईलाइट करना है और बस आगे बढ़ो। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता भाई, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है कि अपन क्या करते दूसरे मतलब आइडेंटिफाई करते कि अच्छा मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा, तो मेरे जैसे कॉस्टिंग में कितने जने पढ़ा रहे और अच्छा ये सर भी पढ़ा रहे, अच्छा ये सर भी पढ़ा रहे, अच्छा SCM ये भी पढ़ा रहे। उसके बाद में एक्यूमुलेट कर लिया डाटा, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया 1 2 3 4, मैंने क्या किया एक्यूमुलेट किया। देखो मैं जो कर रहा ये भी बिजनेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो मुकेश भाई अंबानी जी कर रहे, मुकेश जी अंबानी जी कर रहे वो भी बिजनेस है। जो 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 और एक कौन सा ब्लिंकिट ब्लिंकिट बिजनेस है। कोई भी बिजनेस एंगल से अपन सोच सकते हैं। तो अपन अपने एंगल से सोचेंगे अभी कि सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई किया अच्छा ये भी पढ़ाते हैं SCM, ये भी पढ़ाते हैं SCM, ये भी पढ़ाते हैं SCM, ये भी पढ़ाते हैं SCM। उसके बाद मैंने क्या किया आइडेंटिफाई कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया डाटा, एक्यूमुलेट कर लिया। उसके बाद मैंने मेजर किया अच्छा इनके अवर्स ऐसे, ये ऐसा पढ़ाते हैं, ये ऐसा पढ़ाते हैं, समझ रहे, मेजरिंग। उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि ये इतने साल से पढ़ा रहे तो इनका ऐसा है, इनके सेल्स, इनका मार्केट इतना है, इनका मार्केट इतना है। तो स्टार्टिंग से मैंने क्या किया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ बोलो प्रणय सर ने क्या किया आग बंद करो, प्रणय सर ने क्या किया आग बंद करो, आग बंद करो, ये आपको एग्जाम में लिखना है इसलिए मैं बोल रहा आग बंद करो। सर प्रणय सर ने क्या किया सबसे पहले प्रणय सर ने आइडेंटिफाई किया अच्छा ये भी पढ़ाते, ये भी पढ़ाते, ये भी पढ़ाते। उसके बाद उन्होंने क्या किया एक्यूमुलेट किया, पूरे डाटा को एक्यूमुलेट किया। यस सर आइडेंटिफाई कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया। एक्यूमुलेट करने के बाद अपन ने एनालिसिस किया, एनालिसिस के पहले अपन ने मेजर किया, ठीक है। मेजरिंग किया अपन ने कि भाई अच्छा मेजर कर लिया कि इनके पास इतने स्टूडेंट है। फिर बाद में एनालिसिस किया कि मेजर देखो मेजरिंग इज व्हाट कि ये सर के पास इतने स्टूडेंट्स है, ये सर के पास इतने स्टूडेंट है। उसके बाद एनालिसिस किया कि इनके पास इतने स्टूडेंट क्यों है, इनके पास इतने स्टूडेंट क्यों है, समझ रहे। फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा में मेरे को समझा कि मेजर कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से सर के पास है। उसके बाद क्यों है भाई, क्यों है, एनालाइजिंग। फिर इंटरप्रेटिंग अच्छा इन्होंने ये ऐसा ऐसा किया इसलिए ये ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया इसलिए ऐसा ऐसा किया। उसके बाद रिपोर्टिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन अपने इसमें नहीं आता, नॉर्मल है, ठीक है डन। लेकिन ये सब चीजें बहुत इंटरनली मुझे भी हेल्प कर दी एंड एक्सटर्नली एकत्व को भी हेल्प कर दी कि कहाँ कैसे क्यों मार्केट करने के लिए। इसलिए समझ गया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मे बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ लास्ट टाइम बोलो मे बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, एक्यूमुलेट किया, मेजर किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, रिपोर्टिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद विद विच एन ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेस रिसोर्सेज टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव है पिस्सा की बात क्यों नहीं, मारवाड़ी में एक डायलॉग है, मतलब मारवाड़ी में एक डायलॉग है कि भाई पूरा 3-4 घंटे ना पैसा के बारे में बात कर लेते हैं कि यार कैसा कमाएंगे, ये कैसा करेंगे, वो कैसा करेंगे। लास्ट में मारवाड़ी लोग कैसा उठ के बोलेंगे यार कही है यार पिस्सा की बात क्यों नहीं है, मतलब पैसे की बात नहीं है बोलते, लेकिन बातें पूरी पैसे की रहती, ठीक है। आप आपके मारवाड़ी दोस्तों को पूछना या आप अगर आपके कोई मारवाड़ी फ्रेंड्स होंगे तो भी वो मतलब ऑब्वियसली मैं भी मारवाड़ी हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तारीफ कर रहा। हम लोग हमेशा से क्या करते हैं बिजनेस माइंडेड और पैसा 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 पैसा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी डिवाइडेड इनटू 4 ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत जोरदार तरीके से अपन याद करेंगे इसको बहुत जोरदार तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश भाई से, मुकेश जी भाई, ठीक है। अपने को क्या लाइफ में रिस्क नहीं लेने का है, क्या पता स्टैंड अप कॉमेडियन के बाद टीचर्स पे लोग टारगेट कर दे, ठीक है। तो भाई सब इज्जत देते हुए चलो और कुछ भी फनी कुछ बनाते नहीं अपन, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ मुकेश जी अंबानी जी, ठीक है, अंबानी जी रनिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे रनिंग कर रहे थे। आपको मालूम है ना उनका मुंबई में हो रहे थे और वो मरीन ड्राइव के पास रनिंग कर रहे थे। सर रनिंग करते हुए उनके दिमाग में एक ध्यान में आया, उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि यार क्यों ना जियो लॉन्च करा जाए, ठीक है। चलो सर जियो लॉन्च करेंगे तो स्ट्रेटेजी उन्होंने दिमाग में कर ली। अब उन्होंने उनके दिमाग में रनिंग करते करते उन्होंने उनके दिमाग में स्ट्रेटेजी बना ली। तो उनके दिमाग में सिर्फ आ गया तो फिर खत्म हो गया, मतलब जियो लॉन्च हो गया क्या, नहीं ऑब्वियसली उसके बाद वो क्या करेंगे बोलो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे सुनो अपने को जियो लॉन्च करना है, सुनो अपने को जियो लॉन्च करना है, सुनो अपने को जियो लॉन्च करना है। कम्युनिकेशन करना बहुत बढ़िया है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना बहुत बढ़िया है कि कैसे करेंगे। मतलब सबसे पहले उनके दिमाग में ऑब्वियसली जियो लॉन्च करना है, मतलब सिर्फ ऐसे थोड़ी है,
आज रिलायंस के वो मालिक है, तो ऑब्वियसली वो कोई भी आइडिया भी लेके आते ना, उसके साथ साथ प्लान रेडी रहता कि जियो लॉन्च करना है, ऐसा 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 है। तो वॉकिंग करते करते सोच लिए कि भाई मेरे को जियो लॉन्च करना है, जियो लॉन्च करना है, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी सोच ली। स्ट्रेटेजी सोच के वो अपने पास रखेंगे क्या? नहीं सर, वो सबको बताएंगे, उसके बेटा बहू नीता अंबानी, मुंबई इंडियंस की पूरी टीम को सबको बताएंगे, भाई सुनो सुनो सुनो, हम ऑब्वियसली बाहर वालों को नहीं, घर वालों को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वालों को, कि सुनो अपने को ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी करना है। उसके बाद सिर्फ बता देंगे तो हो जाएगा क्या? जियो लॉन्च हो जाएगा क्या? नहीं सर, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और लास्ट में जो भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। सर क्या? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। जियो का लॉन्च, उन्होंने स्ट्रेटेजी सोचा, सोचने से कुछ नहीं होता सर, कम्युनिकेट करना पड़ता सबको। कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। खाली तुम्हारे खुद के दिमाग में रखेंगे मुकेश जी अंबानी तो चलेगा क्या? नहीं, अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन सबको बताना पड़ेगा, सुनो भाई जियो को ऐसा ऐसा लॉन्च करना है। कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी अक्रॉस द कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो सर थर्ड स्टेप, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्टिक्स टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजीज। ऑब्वियसली सिर्फ बताने से नहीं होगा कि ऐसा ऐसा करना है, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और लास्ट में कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज टू ट्रैक द अचीवमेंट। इज क्लियर ना? कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज टू ट्रैक द अचीवमेंट। अपन भी क्या प्लान बना लेते, बहुत इंप्लीमेंट भी थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन उसको क्या करना, ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज टू ट्रैक द अचीवमेंट, कि भाई जियो जितना अपन ने सोचा था, जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोचा था, चल रहा कि नहीं चल रहा। इज दिस क्लियर? तो एससीएम के 4 स्टेप्स मेरे हिसाब से याद हो गए एक बार। वॉकिंग करते 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 क्या हुआ बोलो? वॉकिंग करते करते मुकेश भाई को दिमाग में आया, यार मेरा इधर इधर नेट नहीं चल रहा, अपने को खुद का ही सिम लाना पड़ता। ठीक है, उनके पास इतना पैसा भी है, वो जो बोलते वो कर भी सकते, अपन नहीं बोल सकते कि नेटवर्क नहीं आ रहा, अरे छोड़ दूसरा लेके आ जाएंगे, लाएंगे धीरे 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 धीरे। तो सर मुकेश जी अंबानी ने सोचा कि जियो लॉन्च करेंगे, जियो लॉन्च करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाया, फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी। उसके बाद कम्युनिकेट द स्ट्रेटेजीज अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इंप्लीमेंट इट टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली। एंड उसके बाद कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ट्रैक द अचीवमेंट। इज दिस क्लियर? तो ये 4 चीजें अपन ने सीख ली। डन डन डन। उसके बाद नीड क्या है भाई? ये एकदम फालतू क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो चल जाएगा। व्हाट इज द नीड फॉर एससीएम? नॉट सो इंपॉर्टेंट, मतलब वही पॉइंट्स है। जैसे आप देख सकते हैं, इट इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट को पूरा मतलब कॉस्ट एनालिसिस करने का एक अपडेटेड फॉर्म है, इन विच द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स आर क्लियर एंड मोर फॉर्मल। कोई मतलब तथ्य नहीं है पॉइंट का, बस देना ही दे दिया उन्होंने। उसके बाद इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू चेन एक्टिविटीज एंड इट्स प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एक वर्ड रहेगा जो अपने को बार बार आएगा, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे आगे। इट यूज टू एनालाइज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद टू डेवलप रिलेवेंट टैक्टिक्स ब्ला ब्ला ब्ला। ये प्लीज आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद चलते हैं अपन, एससीएम हैज 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। जैसे जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी छोड़ रहा है। ठीक है, आप कुछ तो करोगे ना? ठीक है, आ जाओ। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हैज 3 पिलर्स। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हैज 3 पिलर्स। सर ये 3 पिलर्स क्या है? स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस सर इसका मतलब क्या है? इट बिकम्स द कंपनीज कंपेरेटिव पोजिशन इन द इंडस्ट्री परफॉर्मेंस। मतलब क्या है? जियो आया मार्केट में, तो वो बाकी कौन से मार्केट में बोलो? एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन था, उन्होंने मतलब वोडाफोन आइडिया वो हो गया, उसके बाद बहुत सारे और सिम थे। तो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस मतलब क्या है कि तुम कौन से नंबर पे आते, तुम्हारी पोजीशन किधर है। ठीक है, आज हमने एकत्वम सीएमए फाइनल लॉन्च किया या फाउंडेशन लॉन्च किया, इंटर लॉन्च किया, मार्केट में जितनी भी बाकी टीम्स, हम लोग कौन से पोजीशन पे आते, दैट इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। It determines the company's comparative position in the industry in terms of performance. परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग का है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग नंबर 1 पे, ये तो हमको मालूम है। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। Cost is driven by different internal factors. In strategic cost management, the cost driver is divided into 2 categories: structural cost driver, executional cost driver. कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस के ऊपर दो चीजें एमसीक्यू पूछ सकता, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर देखते हैं और एग्जीक्यूशन कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर बात करते हैं अपन। इट एग्जामिन्स, मेजर्स, एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर कंसर्न विद द एक्टिविटी। आगे कॉस्ट ड्राइवर के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, जब उधर देख लेंगे। यहाँ पर अपन सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट एज इन फर्स्ट वाला क्या था? स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। एकत्वम फॉर सीएमए फर्स्ट पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इज दिस क्लियर? इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड था कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। सर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या बोलता कि आपके पूरे कॉस्ट को ये लोग दो कॉस्ट में बेसिकली ये लोग डिवाइड करते हैं। एक रहता स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स, एक रहता एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। तीसरा है सर वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इज द प्रोसेस इन विच अ फर्म। सर वैल्यू चेन एनालिसिस आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता।
रॉ मटेरियल से लेने का, रॉ मटेरियल से लेके, मतलब मैंने सोचा एक प्रोडक्ट बनाने का, तो रॉ मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल लेके उसको अपने फैक्ट्री में लाके उसको प्रोड्यूस करके, उसको मार्केटिंग करके, उसका पैकेजिंग करके सेल करना किसको, मैं दूंगा किसको, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा होलसेलर को, सॉरी होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा किसको, एंड कस्टमर को। ये सब को बोलते अपन वैल्यू चेन, ठीक है, ये सबको अपन बोलते वैल्यू चेन। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हैज 3 मेन पिलर्स। तीसरा है वैल्यू चेन, क्योंकि वैल्यू चेन नहीं रहेगा ना तो मैं अगर मेरे दिमाग में रनिंग करते करते बोलो 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 ये याद रहने को ना, ऐसे ही याद होंगे आपको, ये भाई ऐसा मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, ये ना रनिंग करते करते मुकेश भाई अंबानी ने ऐसा सोचा था, आपको घंटा भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो बोलो आ जाओ मेरे साथ, आप लोग भी करो, कोई बात नहीं है सर, रीडिंग रूम में, अरे कोई बात नहीं है ना भाई, रीडिंग रूम में आवाज नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा तो कर सकते ना। तो रनिंग करते करते जियो ने जब ये सोचा कि मेरे को लॉन्च करना है, तो उसने ऑब्वियसली ये सब भी सोच लिया उसके स्ट्रेटेजी में कि मैं सिम कहां से खरीदूंगा, मैं गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं काका टावर लगाऊंगा, ये सब उसके दिमाग में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जब अपन प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचते तो अपन सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने का नहीं सोचते, आज हम भी जब प्रोडक्ट लॉन्च करते तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो सेंटर पार्टनर्स है उन तक भी प्रोडक्ट जाए, क्योंकि वो लोग भी बेचेंगे, हम लोग जहां से बुक्स बनने वाले भाई बुक्स का भी सब रहे। तो वैल्यू चेन एवरीथिंग मस्ट बी डिसाइडेड, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, मोटे मोटे बिजनेस करने का अपने को कॉस्ट को मैनेज करते हुए चलना है। तो 3 चीजें, व्हाट देयर आर द 3 पिलर्स। सर क्या है सर, बोलो 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 सर। पहला स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, तो आप बोलेंगे परफॉर्मेंस में इकोनॉमिक फर्स्ट में फर्स्ट पे, तो ये ध्यान रख लेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से अपन देखते हैं। तो कंपेरेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। सर सेकंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, जितने भी अपने खर्चे लग रहे हैं ना अपन उसको 2 खर्चों में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है सर, एस ई, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि इसके लिए शॉर्टकट आपको रिक्वायर्ड है, आप लोग आपके मन में ऑलरेडी शॉर्टकट बना लिए, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट के नाम पे, ठीक है। नालायक को तुम क्या सोच रहे हो मुझे मालूम नहीं, मेरे को लगता है इलेक्टिव सब्जेक्ट के नाम पे तुमने शॉर्टकट बना लिया होगा, ठीक है। मैं विजय सर का एक डायलॉग है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। तो आपने एस ई से रिलेटेड कुछ और शॉर्टकट बनाया होगा, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट इलेक्टिव सब्जेक्ट रहने को आना था, यस बच्चों। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वैल्यू चेन एनालिसिस, दैट इज, देखो लैंग्वेज देखो आप कितनी प्रीमियम लैंग्वेज, VCA, ठीक है, is the process in which a firm recognizes and analyzes all the activities and functions that contribute to the final product. फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने तक, मतलब फाइनल प्रोडक्ट तक जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी इवेंट्स लग रहे, वो सब किस में आ जाएंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस में आ जाएंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस डिपिक्ट्स द मैनर इन व्हिच कस्टमर वैल्यू एक्यूर्स अलोंग द एक्टिविटी चेन दैट रिजल्ट इन अ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। क्लियर है, ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में और आगे बढ़ेंगे, आ जाओ सर। The fundamental objective of strategic cost management is to gain sustainable competitive advantage by way of, याद कर लिया आपकी गर्लफ्रेंड को, देखो 20 मिनट में आपने तो याद नहीं किया था, इससे बार अपन इसको याद कर लिया। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है सर, बता दो। देखो वापस से वन सेकेंड, जियो के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या था, जब रिलायंस, जब एयरटेल था, जब वोडाफोन आइडिया था, इसने सस्ते में लॉन्च कर दिया, तो ये कंपटीशन में। लेकिन अब 2 चीजें कंपटीशन में, सेम प्रोडक्ट दे रहे, लेकिन एक ने क्या कर दिया, कॉस्ट कम कर दिया, तो ऑब्वियसली एज ए कस्टमर अपन इसके पास जाएंगे, उसको क्या मिल गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब ऐसा कुछ चीज आपके पास अलग है क्या, जिससे आपके कॉम्पिटिटर से अगर आप कंपेयर करो तो आप में वो ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो एससीएम अपन क्यों करते हैं, आप समझो, कॉस्ट लीडरशिप अपन क्यों करते हैं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट अपन दे रहे अपने एज अ कस्टमर, सॉरी एज अ कॉम्पिटिटर अपन सेम प्रोडक्ट दे रहे, कॉस्ट लीडरशिप करने से क्या हो रहा, अपन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कर दे रहे, या सेम प्रोडक्ट दे रहे थे अभी तक सेम प्राइस पे, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया अपन ने, तो अपन कुछ अच्छा दे रहे, सेम प्राइस में अपन अच्छा दे रहे, तो अपने पास क्या हो गया, बोलो स्ट्रेटेजिक, मतलब ये हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। क्या हो गया अपने पास, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दो ही चीजों से आ सकता, एक तो कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर उसके बाद वैल्यू चेन में क्या बोल रहा, वैल्यू चेन में ये 2-3 बातें सुनो। डिसएग्रीगेटिंग अ कंपनी इनटू अ स्ट्रेटेजिक रिलेवेंट एक्टिविटीज, मतलब पूरे कंपनी को ये लोग है ना बाइफरकेट करते हैं कि ये वाला अलग एक्टिविटी, ये अलग एक्टिविटी, ये अलग एक्टिविटी, ये अलग एक्टिविटी, स्ट्रेटेजिकली रिलेवेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, जो इरिलेवेंट है उसको अपन कट कर देते हैं, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड
forces managers to consider each activity not just as a cost but as a step to add some increment of values to the finished product or services. तो मैंने वही बोला ना, अगर ये प्रोडक्ट बनने के लिए मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये वाली बॉटल बनने के लिए, ये वाली बॉटल बनने के लिए, अगर ये वाली बॉटल अगर बनने के लिए, अरे बॉस के लिए ये वाला बताना था मुझे, बॉस बताना था आपको, ठीक है। तो ये वाली बॉटल बनने के लिए, ठीक है, ये वाली बॉटल बनने के लिए अगर 10 एक्टिविटी लगती, तो अगर 10 एक्टिविटी को अपन क्या करेंगे, बोलो 10 एक्टिविटी को अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये वाले एक्टिविटी नंबर 3 फाइनल प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐड कर रहा, क्या कुछ ऐड कर रहा तो ठीक, नहीं तो इसको निकाल के रफू चक्कर करो। क्लियर? तो वैल्यू माइनस कॉस्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट, वैल्यू इज नथिंग बट, आप ये बोल सकते हैं कि वैल्यू इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस, वैल्यू इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। अब ओवरऑल वैल्यू चेन में ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ओवरऑल वैल्यू चेन में ये लोग एक बात ये लोग कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं कि तुम सेम प्राइस रखो लेकिन काम ज्यादा कर दो। सेम प्राइस, मेरा भी 5,000 का प्रोडक्ट, कोई दूसरे टीचर का भी 5,000 का प्रोडक्ट, काम ज्यादा कर दो। वो सिर्फ रेगुलर लेक्चर दे रहे, हम रेगुलर लेक्चर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, ऑडियो रिवीजन भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। उसके अलावा या तो फिर क्या करते, सेम काम, वो लोग जो काम कर रहे हैं ना अपन भी उतना ही करेंगे, वो लोग रेगुलर लेक्चर दे रहे हैं अपन भी रेगुलर लेक्चर देंगे, ठीक है। सेम काम लेकिन बोलो प्राइस कम कर दो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कॉस्ट लीडरशिप, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप ये एग्जांपल आप कोई भी फील्ड में डाल सकते हैं, दिस इज क्लियर। उसके बाद ये देखो, वैल्यू क्रिएटेड एंड कैप्चर्ड माइनस कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू, ठीक है। दैट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट। चलते हैं नेक्स्ट इसमें। ये बचपन में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा याद नहीं है, लेकिन पोर्टर्स एलिमेंट्स इन पोर्टर्स वैल्यू चेन, इसके 5 मतलब ये जो 5 एक्टिविटीज है, ये 5 एक्टिविटीज और ये 4 एक्टिविटीज, ये एग्जाम में आने लायक है, एमसीक्यू इसके अंदर पूछने लायक है। 7 मार्क के ऊपर भी इसके ऊपर एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक नहीं बना, टू बी ऑनेस्ट अभी तक नहीं बना, लेकिन बन सकता, ठीक है। मतलब ये बेसिकली बोलता, rather than looking at departments and cost, Porter's value chain focuses on systems, how inputs are changed into outputs. Using this viewpoint, Porter described the value chain activities to all business, divided them into primary and support activities shown as below. Sir, primary activities 5 primary activity रहती है। सर कौन से 5 प्राइमरी एक्टिविटी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, एक बार खाली वर्ड याद करो। उसके बाद ऑपरेशंस, उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके बाद सर्विसेज, ठीक है। तो ये 5 एक्टिविटीज रहती है। सर कौन सी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। सर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या रहता? सर सपोर्ट एक्टिविटीज अभी पढ़ेंगे क्या? रुक जाओ, पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। सर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या रहता मालूम है क्या? जितना रिलेवेंट पार्ट याद करना है मैं याद देता इंटरनली, ठीक है। जो भी दीज आर द ऑल द प्रोसेस रिलेटेड टू रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स इंटरनली। मतलब कंपनी के अंदर तुमको अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर करना है तो उसको बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इज क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेशंस मतलब क्या? ऑपरेशंस मतलब मेन ऑपरेशन, जो रॉ मटेरियल को तुम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो उसको बोलते हैं ऑपरेशंस। दिस आर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज दैट चेंज इनपुट इनटू आउटपुट्स, दिस इज क्लियर। उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है? दिस एक्टिविटीज डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या है? तुम डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर कर रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब क्या हो गया? मेन मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब प्राइमरी ये एक्टिविटीज करोगे तो ही तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। अब जो सपोर्ट एक्टिविटीज है ना, ये प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। ये वाला डेफिनेशन देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज रिलेट डायरेक्टली टू द फिजिकल क्रिएशन, डायरेक्टली टू द सेल, डायरेक्टली टू द मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। डायरेक्टली जो भी डायरेक्टली फिजिकल क्रिएशन के लिए काम आता, जो सेल के लिए काम आता, जो मेंटेनेंस के लिए काम आता, इज क्लियर, और जो सपोर्ट के लिए काम आता है एक प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए डायरेक्टली काम आता है, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी एक्टिविटीज। सर पहला क्या था? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, घर के अंदर सब ट्रांसफर कर रहे हैं। सर सेकंड क्या है? ऑपरेशंस में क्या होता है? रॉ मटेरियल को ये लोग इसमें बनाते हैं। सर थर्ड क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, दे डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर। सर फोर्थ क्या है? ठीक है, इसके अंदर देखो और एक चीज हाईलाइट कर लो, इसके अंदर देयर कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, द आउटपुट, ये सब आ जाता। दे में भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैं मेरे दूसरे स्टोर हाउस में भी दे रहा तो ये भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। मैं अगर मैं बाहर मार्केट में दे रहा तो भी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। सर इसके अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स, दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर यूज्ड टू परस्यूट क्लाइंट्स। मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था? ठीक है, these are the processes that used to persuade clients to purchase the firm, the benefits being offered and how well they are communicated to the customer. तुम कैसे कम्युनिकेट करते कस्टमर को? मार्केटिंग तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है वो बहुत डिटरमाइन करता है, तुम्हारे डायरेक्ट सेल्स को इम्पैक्ट कर देता। आपको मालूम होगा जैसे ही
पेप्सी कोको कोला जैसे लोग, अगर पेप्सी ने कुछ एडवर्टाइज किया, फटाफट किसको, कोको कोला को कुछ करना पड़ता, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली मार्केटिंग इनकी सेल्स पे इफेक्ट गिरते। लास्ट में सर्विस क्या देते तुम लोग, दीज आर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस वंस इट हैज बीन परचेस्ड। परचेस करने के बाद ऐसा नहीं कि सर्विस नहीं दे रहे, ठीक है। आज अपन कार परचेस करते हैं, अपन टीवी परचेस करते हैं, तो मेक श्योर कि वो लोग क्या बोलते हैं, हर 6 महीने में सर्विस ले लो, ये ले लो, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती रहती है। इज दिस क्लियर? फिर सर सपोर्ट एक्टिविटीज क्या रहता, सपोर्ट एक्टिविटीज सपोर्ट द प्राइमरी फंक्शन स्टेटेड अबव ईच, क्या क्या बोला देखो, सपोर्ट द प्राइमरी फंक्शन स्टेटेड अबव ईच सपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिविटी कैन प्ले अ रोल इन ईच प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट सपोर्ट ऑपरेशंस विद, पहले ये पढ़ना पड़ेगा अपने को। आ जाओ सर, क्या है सर वो 4 टाइप, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, परचेसिंग। अपन ने क्या देखा था, इंटरनली गुड्स को ट्रांसफर करना। परचेसिंग मतलब क्या है, अरे ओ सॉरी, ठीक है, ज्यादा स्क्रीन आउट हो गई थी। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है मालूम है क्या, बाहर जाना, सप्लायर ढूंढना, सप्लायर से निगोशिएट करके लेके आना, उसको बोलते क्या, प्रोक्योरमेंट। दिस इंक्लूड्स फाइंडिंग वेंडर्स एंड निगोशिएटिंग बेस्ट प्राइसेस। व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज टू गेट द रिसोर्सेस इट नीड्स टू ऑपरेट। ऑब्वियसली ऑपरेशन करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता, उसको बोलते हैं ये लोग प्रोक्योरमेंट, परचेसिंग। सर एक बार प्रोक्योरमेंट क्या रहता, बाहर से अंदर आना, अंदर के अंदर ट्रांसफर के लिए बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इज इज क्लियर? उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, आदमी लगते भाई, आदमी के बिना कोई कंपनी नहीं चल सकती, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आज के एआई के जमाने में अगर तुम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे तो तुम बहुत बड़े, ठीक है। आज स्टूडेंट्स भी, एज अ टीचर मैं आपको एक बात बताता, आपको ये 4 पॉइंट याद करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, तो क्या करो, इसको फोटो क्लिक करो, चैट जीपीटी बता लो, प्लीज एक्सप्लेन इट इन हिंदी। अगर आप नहीं कर रहे ये चीज, तो आप लोग है ना ओवर डिपेंडेंट रह रहे टीचर्स के ऊपर, ठीक है। एज ए टीचर मैं आपको ये बात बता रहा, टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, लेकिन हर एक चीज के ऊपर नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने है ना इसको है ना एक दूसरे एग्जाम्पल से बताया, वो 80% बच्चों को जम गया, आपको नहीं जमा, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी डालो, चैट जीपीटी पे डालो और बोलना भाई तुम बता दे भाई, इसका निमोनिक्स बना के दे दे भाई, एक से एक बना के देता, एक बार आप ट्राई तो करो। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं रहा तो प्राइमरी प्रोडक्ट बनने वाला है क्या, ऑब्वियसली बनने वाला है, इसलिए सपोर्ट एक्टिविटीज है, ठीक है। आदमी नहीं रहेंगे, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आदमी नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या, ऐसा नहीं है, चलेगा लेकिन स्लो चलेगा, सपोर्ट एक्टिविटीज है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जहाँ से मैं पढ़ा रहा, जैसे मतलब मेरी टीम बैठती, उसके लिए सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता, ये सब हो गया सपोर्ट एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज। इज दिस क्लियर? सर आ जाओ सर, प्राइमरी एक्टिविटीज पोर्टल्स के, सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज क्या बोलता है, सपोर्ट एक्टिविटीज क्या बोलता है, और सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोलते हैं उसको। सर प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या है, सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को इंटरनली ट्रांसफर करना, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल को इंटरनली ट्रांसफर करना, इसको बोलते हैं। उसके लिए और एक पॉइंट है, रिसीविंग करना, स्टोरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स इंटरनली। उसके बाद सर क्या हुआ, ऑपरेशंस, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आ गया, ऑपरेशंस कर लिए। उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करने के लिए मार्केटिंग लगेगा, उसके लिए लगेगा सेल्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करने के लिए मार्केटिंग लगेगा, उसके लिए लगेगा, बोलो, मार्केटिंग लगेगा, उसके लिए लगेगा सेल्स। के लास्ट में उसको अपने को सर्विसेज भी देना पड़ेगा, ठीक है। 5 हो गए सर। वापस मेरा ध्यान भटक गया था जरा ना, आवाज चल रहा, आपको मालूम नहीं, शादियों का सीजन है ना, थोड़ा मेरे को बैंड का आवाज आ रहा। 1 2 3 गो सर। सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर सर उसको ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशंस, ठीक है। थर्ड रहता आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कस्टमर तक पहुंचना। फोर्थ रहता पहुंचने के लिए मार्केटिंग एंड सेल्स करना पड़ेगा, उसके लिए लास्ट में उसको सर्विसेज भी देना पड़ेगा। सर सपोर्ट एक्टिविटीज क्या रहती, बोलो। सबसे पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट उसको बोलते हैं परचेसिंग। दूसरा सर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तीसरा सर आदमी नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, ह्यूमन रिसोर्स। सर आदमी को बिठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, ठीक है। इंटरनली आप एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा, नॉट सो हार्ड। सर उसके बाद चलते हैं अपन वैल्यू चेन के ऊपर। वैल्यू चेन के ऊपर मैंने आपको मोटा मोटी बताया था, वैल्यू चेन इज अ प्रोसेस वेयर फर्म आइडेंटिफाइड्स प्राइमरी सपोर्ट एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। देन देखो अल्टीमेटली thus in turn it can help realize some form of competitive advantage such as cost reduction और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देख रहे हैं आप, वापिस से वैल्यू चेन एनालिसिस को इसने इधर कुछ बोला है, उसको आप थोड़ा पढ़ना एक बार। उसके बाद अल्टीमेटली वापिस से कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट चलते हैं अपन 5 स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग है वैल्यू चेन एनालिसिस। सर वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है सर, 5 स्टेप्स, ये वाला पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे के एग्जांपल्स है ना थोड़ा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, Value chain analysis realizes on the basic economic principles of advantage. Companies are best served by operating in sectors where they have relative product advantage compared to their competitors. Obviously, अगर अपने पास अपने कंपटीशन से ज्यादा एडवांटेज है तो अपन मार्केट में अच्छे चल सकते हैं।
साइमल्टेनियसली कंपनी शुड आस्क देमसेल्फ वेयर दे कैन डिलीवर द बेस्ट वैल्यू टू द कस्टमर। कंपनीज को खुद से पूछना चाहिए कि भाई मैं बेस्ट कैसे दे सकता कस्टमर को। कंडक्टिंग ए वैल्यू चेन एनालिसिस प्रॉम्प्ट्स ए फर्म टू कंसीडर हाउ ईच स्टेप कंसीडर वैल्यू चेन एनालिसिस में अपने को समझता ना कि भाई ये स्टेप में इतना वैल्यू ऐड हो रहा है, ये स्टेप में इतना वैल्यू ऐड हो रहा है, ये स्टेप में इतना वैल्यू ऐड हो रहा है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है, कंसीडर हाउ ईच स्टेप कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम इट्स फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हर स्टेप को इतने डिटेल में पढ़ो और समझो कि ये स्टेप से अपन थोड़ा वैल्यू निकाल सकते निकाल दो, ये स्टेप में थोड़ा ज्यादा वैल्यू डाल सकते डालो। Thus in turn realizes some form of competitive advantage। तो वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे ना तो आपको समझेगा कि यार कॉस्ट लीडरशिप करते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 5 स्टेप्स टू डेवलप अ वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि अगर आप लोग पुणे के होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक यहाँ पर एक कॉफी का शॉप है, दैट इज नथिंग बट थर्ड वेव कॉफी। सर ये थर्ड वेव कॉफी क्या बोलता है मालूम है क्या, ये लगा ये ना, ये थर्ड वेव कॉफी वन ऑफ माई फेवरेट कॉफी। अगर आप लोग मेरे से पढ़ के पास हुए और अगर आप पुणे आए तो बिल्कुल मेरे को यहाँ पर ट्रीट दे सकते हैं आप। ठीक है, आपको क्या लगा, मैं ट्रीट दूंगा, आप लोग मुझे ट्रीट दोगे, यहाँ पर थर्ड वेव कॉफी जाएंगे अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया कोल्ड कॉफी मिलती है, मतलब सभी कुछ अच्छा होगा। अब सर इधर आ जाओ सर, कोल्ड कॉफी बोलते हैं, मैं तो थोड़ा इधर उधर चल जाता। आ गए ना आप लोग भी आ गए ना आप लोग तो। नहीं सर हम ऑर्डर कर देते अभी पढ़ते पढ़ते। सुनो ये है ना, इसका जो मेन जगह है ना, मेन जगह मतलब मेन रोड पे इसका आउटलेट है। उसका रेंट मैंने एक बार उसको पूछा था, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी छोड़ दो। उसका रेंट था 3 लाख, उसकी वजह से उसका है ना जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट पे इफेक्ट कर रहा था। अब फिर अपन ने क्या बोला, भाई तू है ना दूसरी जगह डाल दे, दूसरे मतलब मेन रोड पे उसकी दुकान है जिसकी वैल्यू 3 लाख। मैं बोला सुनना एक काम करना कि जो पीछे की गली है ना उधर आपकी शॉप शिफ्ट कर लो तो आपका 1 लाख में काम हो जाएगा, तो आपके 2 लाख रुपए महीने के बच जाएंगे, मतलब 24 लाख का प्रॉफिट तो ऐसे हो गया आपको। तो उसने क्या बोला, नहीं यार मेन रोड पे ना इसलिए दुकान चलता। मैं बोला अरे एक बार आपके कस्टमर को पूछते रहो, मैं आपकी कॉफी पीने के लिए अगर आपने 10 किलोमीटर दूर भी रखा तो मैं आपकी कॉफी पीने के लिए 10 किलोमीटर दूर भी आ जाऊंगा। तो एज अ कस्टमर मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा, कॉफी एक्सपेक्ट कर रहा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मेन रोड के ऊपर दुकान रखो। मैं बोला सर इतना समझता नहीं। उसने बोला कंसल्ट टू सीए में आपको हम सब बता देंगे। तो सुनो इसमें क्या हुआ, आइडेंटिफाई ऑल वैल्यू चेन एक्टिविटीज। तो थर्ड वेव कॉफी का अपन ने क्या किया, आइडेंटिफाई ऑल वैल्यू चेन एक्टिविटीज। उसका पूरा साल का आ रहा 50 लाख का खर्चा, लेकिन 50 लाख के खर्चा में 12 महीने इंटू 3 लाख 36 लाख का खर्चा तो रेंट का है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, आइडेंटिफाई ऑल वैल्यूएशन एक्टिविटीज। अपने को समझ गया कि भाई सब एक्टिविटीज, रेंट मतलब रेंट हो गया, कॉफी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतने सारे खर्चे हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। अपने को सबसे पहले एक्टिविटी समझ में आ गई, रेंट है, कॉफी बाइंग है, कॉफी की मशीन है, आदमी का खर्चा है, बाइक का खर्चा है, इसका खर्चा है, अमका डमका खर्चा है। तो फिर अपन ने एक्टिवेट कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है। भाई साहब रेंट का कॉस्ट 3 लाख रुपए रेंट है, उसके बाद बाकी सब नॉर्मल 3 लाख मतलब 36 लाख रुपए रेंट है। मतलब सबसे पहले अपन ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सेकंड अपन ने क्या किया, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। ये रेंट के एक्टिविटी का रेंट कितना है, वाह, रेंट की एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है, 36 लाख रुपए। उसके बाद लुक व्हाट कस्टमर परस्यू एज ए वैल्यू। कस्टमर ये देख के आ रहा क्या कि तुम्हारा मेन रोड के ऊपर है, या कस्टमर कॉफी के लिए आ रहा। अगर कस्टमर कॉफी देख रहा तो तुम्हारा यहां पर रेंट देना बेवकूफी है। हाँ, अगर कस्टमर ये देख रहा कि तुम ये रोड पे हो इसलिए मैं तुम्हारी कॉफी पीने आ रहा, तो तुम्हारा 3 लाख रुपए देना वर्थ है। ठीक है, तो लुक व्हाट कस्टमर परस्यू एज ए वैल्यू। कस्टमर अगर कॉफी देख के आ रहा तो आपको यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। आप अगर 2 गली पीछे भी चल जाओगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा और कस्टमर आ भी जाएगा, क्योंकि कस्टमर आपकी कॉफी का दीवाना है, ना कि आपके लोकेशन का। इज दिस क्लियर? फोर्थ वाला पॉइंट, लुक एट कॉम्पिटिटर्स वैल्यू चेन। आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं आप वो देखो, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं वो देखो। ठीक है, यहां पर इसके अंदर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि कस्टमर क्या सोच रहा। जब कस्टमर आ रहा तो वो उसके एम्बियंस को एंजॉय कर रहा है, क्या क्या जोरदार एम्बियंस है, उसको देख रहा क्या, या मेन रोड पे कन्वीनियंस देख रहा क्या, या कॉफी पीने आ रहा। कस्टमर की साइकोलॉजी तुमको देखनी पड़ेगी। फिर है कॉम्पिटिटर का वैल्यूएशन देखो। ऑब्वियसली इसके कॉम्पिटिटर कौन रहेगा, सीसीडी, ठीक है, कैफे कॉफी डे। तो ये लोग उसके कॉम्पिटिटर को देखेंगे, भाई कॉम्पिटिटर प्रॉफिट मेकिंग कैसा है, उसका वैल्यूएशन एनालिसिस क्या है, और लास्ट में वो लोग क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो। इसके अंदर एक चीज है, जब तुम कॉम्पिटिटर को देखोगे ना तो उसके अंदर एक चीज है, और लास्ट में तुम क्या करोगे, डिसाइड ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर डिसाइड ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में अपन बस वापस से वही चीज है, इफ कॉस्ट एडवांटेज इज सिलेक्टेड तो कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी, thereby lowering the final product price, that is cost leadership। या अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में जा रहे तो चार्ज प्रीमियम प्राइस। मतलब समझ रहे, अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही 2 चीजों पे आ गए, कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। समझ रहे ना, इफ कॉस्ट एडवांटेज इज सिलेक्टेड या इफ डिफरेंशिएशन एडवांटेज इज सिलेक्टेड। ठीक है, अंदर का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं तो आप पढ़ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या चूज कर रहे हैं। यहां पर देखो, जब अपन कॉम्पिटिटर से अपन देखते हैं ना, कॉम्पिटिटर की वैल्यू चेन देखते हैं ना, तो इसके अंदर एक वर्ड आ जाता है वैल्यू, सॉरी
कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग। सर कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग मतलब क्या हो जाता है मालूम है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपके जो सीनियर्स है, आपके जो सीनियर्स पास हुए ना, उसमें से एक बंदे ने कॉस्टिंग में लेके आ गया 79 मार्क्स, तो आपके लिए एक टारगेट हो गया, नहीं भाई मेरे को 79 मार्क्स तो लेके आने का है, ठीक है, मेरे को 79 मार्क्स तो लेके आने का है। तो अब ये हो गया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जब बेंचमार्किंग दिखाई जाती है, बेंचमार्किंग मतलब क्या हो गया कि मतलब कंपटीशन देखा जाता, तो 3 लेवल पे देखा जाता सर, 3 लेवल के पहले, सिंस डिटेल्ड इंटरनल डाटा अपने को कंप्यूटर का मिलता नहीं, अनअवेलेबल, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। वैसे अपने को ऑब्वियसली बात है भाई, अपन थर्ड वेव कॉफी वाले, अपने को सीसीडी के अंदर के बारे में क्या मालूम रहेगा, अपने को ज्यादा मालूम नहीं रहता, जितना मालूम है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन चलते हैं। जब कंपैरिजन करना है तो मोटा मोटी कंपैरिजन 3 चीजों पे करा जाता। सबसे पहला क्या है? प्रोसेस बेंचमार्किंग। तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तुम्हारा कॉफी बनाने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बेंचमार्किंग फर्स्ट वाला। सेकंड है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। इसके अंदर क्या बोला? कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजीज टू आइडेंटिफाई सेक्टर। मतलब सबसे पहले एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तो प्रोसेस देखते, सेकंड ओवरऑल बताते भाई ओवरऑल क्या जीतता, ओवरऑल बताते तुम्हारा लाइफ में क्या चलता, और तीसरा है भाई पैसा, रुतबा देखा जाता, कि पैसे में कंपेयर करेंगे अपन, रुतबा में कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयर कर रहे हैं अपन। प्रोसेस बेंचमार्किंग, कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग मतलब क्या है? अपने लिए टारगेट है। तीसरा क्या रहेगा? परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, अपने को इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि अपने को ये रेवेन्यू हिट करना है या अपने को ये मार्केट शेयर हिट करना है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है ना, या क्वेश्चन बन सकता टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग के ऊपर, मतलब ये एक 7 मार्क का परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता। व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग ए वैल्यू चेन एनालिसिस इंक्लूडिंग द 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग। सर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग क्या है? सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं भाई ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी बताते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, और तीसरा देखते हैं अपन परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं, अपन एज अ इन परफॉर्मेंस अपन कंपेयर करते हैं, भाई रेवेन्यू इतना है या भाई मार्केट शेयर इतना है, पैसा देखते हैं, रुतबा देखते हैं, पैसा, रुतबा, शौहरत, ठीक है, कस्टमर का रिव्यू। इज दिस क्लियर? बोलो 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 बोलो। इसके बाद 2 एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एप्पल एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का, ये एग्जाम्पल एप्पल का है दिया, आप एक बार पढ़ लेना, उसके अंदर वही चीजें, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, वापस पढ़ लेना। और इसने पिज्जा हट का भी एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ठीक है, पिज्जा हट का भी एग्जाम्पल दिया। क्लियर 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 क्लियर। चलते अपन एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वैल्यू इनोवेशन, बहुत जोरदार टॉपिक वैल्यू इनोवेशन। एक गुड पानी पी लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सर वैल्यू इनोवेशन क्या होता है? भाई देखो, अगर वैल्यू तुमको ना मार्केट में ज्यादा देना है ना, वैल्यू तुमको अगर मार्केट में ज्यादा देना है ना, कुछ ना कुछ तो इनोवेट करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो इनोवेट करना पड़ेगा, तो तुम मार्केट में टिकोगे। तो सर कुछ ना कुछ इनोवेट नहीं किए तो फिर वही कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कॉस्ट लीडरशिप भी करना है, डिमांड, आपको क्या लगता है आपके जेब से पैसे डाला क्या? कुछ ना कुछ इनोवेट ही किया होगा ना। अरे कॉस्ट लीडरशिप मतलब कॉस्ट कम करने के लिए भी तो दिमाग लगता है ना। अरे 10 रुपए की मैगी है फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए की तो मैगी नहीं रहती, 50 रुपए की मैगी है, अपना किराना दुकान वाला उसको कितने में बेच रहा? 55 में बेच रहा। इसने क्या किया, उसको 51 रुपीज में बेचा, तो खाली 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहा होगा क्या? नहीं, उसने कुछ तो भी दिमाग लगाया होगा, वैल्यू इनोवेशन किया होगा, इसकी वजह से वो एक मतलब इधर 50 रुपीज में, 51 रुपीज में भी बेच के बहुत पैसा कमा रहा। डीमार्ट इज वन ऑफ द गुड businesses right now going in India. Is this clear? Sir, value innovation is the process in which a company introduces new technologies or upgrades that are designed to achieve both product differentiation and low cost. Again, आ गया ये चीज, product differentiation, low cost, cost leadership. The changes implemented through value innovation create new or improved ये के अंदर क्या सभी इंपॉर्टेंट है, देख के चलो। The changes implemented through value innovation create new or improved elements of the product or service, but also result in cost savings by eliminating or reducing unnecessary aspects during the product life cycle. Value innovation places emphasis on value as well as innovation. Value innovation thus can improve on existing services and lowers the cost of that of service of the both the company and the customer. अगर तुम कुछ इनोवेट करोगे तो सबके लिए विन विन सिचुएशन ही है, ऐसा बोल के वो चल रहा, कॉस्ट भी कम लगेगा, कुछ अननेसेसरी एक्टिविटीज कम भी हो जाएंगी, ये सब वो बातें कर रहा। अब जब वैल्यू इनोवेशन करते हैं ना, तो वैल्यू इनोवेशन में मोटा मोटी 2 चीजें रहते हैं, कर रहे हैं तुम, इनोवेशन कर रहे हैं,
एक ऐसा हो सकता है कि तुमने ऑल टुगेदर एक नया मार्केट ही बना दिया, जैसे ब्लिंकिट ने किया था, जैसे ब्लिंकिट ने किया था, जैसे नेटफ्लिक्स ने किया था। पिक्चर अपन कहाँ देखते हैं? बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। नेटफ्लिक्स बोला नहीं, अब पिक्चर अपन देखेंगे फोन में, छोटे फोन में पूरी पिक्चर देखेंगे। सर यूट्यूब पे तो पहले भी दिखता था, यूट्यूब पे फ्री दिखता था। नेटफ्लिक्स ने बोला हमको तुम पैसे दोगे और हम कुछ कुछ सिलेक्टेड सीरीज दिखाएंगे। तो ऑल टुगेदर नेटफ्लिक्स ने क्या किया था? ऑल टुगेदर कुछ तो भी वैल्यू इनोवेशन कर दिया था, नया कुछ तो भी कर दिया था। ठीक है, या तो आइकिया का फर्नीचर, आइकिया का फर्नीचर आपको मालूम है क्या? ये वाला आइकिया का फर्नीचर आपने सुना क्या? आइकिया का फर्नीचर, आइकिया का फर्नीचर क्या उसने क्या किया था? ऑल टुगेदर नया चीज लेके आ गया था मार्केट में कि भाई आपको फर्नीचर, आप घर पे वो कारपेंटर बुला के करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप आओ, फर्नीचर देख लो कौन सा चाहिए, हम आपको घर पे लाके फर्नीचर सेट करके दे देंगे। मतलब बाप रे बाप, मतलब कुछ तो भी नया इनोवेट करना, मतलब ऑल टुगेदर एक न्यू मार्केट में चल जाना, उसको बोलते हैं अपन। मतलब दो टाइप की स्ट्रेटेजी अब यहाँ पर निकलेंगी वैल्यू इनोवेशन में, रेड ओशन स्ट्रेटेजी, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, रेड ओशन स्ट्रेटेजी, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। सर रेड ओशन स्ट्रेटेजी, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या है? रफ में अगर मैं बात बताऊं तो रेड ओशन स्ट्रेटेजी मतलब क्या, ये आप लोग पूरा पढ़ ले रहे नोट से, एज सच पूरा का पूरा क्रक्स इसके अंदर गिवन है, डिफरेंसेस। वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है भाई, मतलब एकदम तगड़ा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की तरफ से ये, मतलब अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता। ठीक है, सुनो, रेड ओशन स्ट्रेटेजी क्या बोलता, मैं स्टार मार्क कर देता भाई। रेड ओशन स्ट्रेटेजी क्या बोलता, मैंने आपको क्या बोला? ऑलरेडी जो मार्केट स्पेस है उसके अंदर ही झगड़ा कर रहे हैं। अभी मार्केट स्पेस ये सर्फ एक्सेल, वैसलीन, रेन, डव, ये सब का मार्केट स्पेस ऑलरेडी है, उसके अंदर ही झगड़ा कर रहे हैं। compete in existing market space, compete in existing market space। सर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या बोलता है? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्रिएट अनकंटेक्सटेड मार्केट स्पेस, मतलब इसके अंदर अभी कोई है ही नहीं। ब्लिंकिट अभी वो 10 मिनट में डिलीवरी के लिए उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, तो पूरा का पूरा मार्केट उसका ही है, पूरा का पूरा मार्केट उसका ही है। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी वैसलिन को यूज कर रहा, कोई सर्फ एक्सेल यूज कर रहा, कोई मैगी मसाला, कोई रेड लेबल यूज कर रहा, कोई लाइफ बॉय यूज कर रहा। ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट, ये न्यू मार्केट। इधर क्या रहता? बीट द कॉम्पिटिशन, बीट द कॉम्बिनेशन। रेड ओशन स्ट्रेटेजी में बीट द कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में मेक द कॉम्पिटिशन इरिलेवेंट। अरे कॉम्पिटिशन ही नहीं है, काय का रिलेवेंट इरिलेवेंट, कॉम्पिटिशन ही नहीं है, मेक द कॉम्पिटिशन इरिलेवेंट। एक्सप्लोइट एग्जिस्टिंग डिमांड, जो डिमांड है उसके ऊपर ही, मतलब कैसा है कि अभी तक अगर इसके पास कोई कस्टमर थे तो मैं क्या कर रहा, मैं जब मार्केट में आया तो मैं अब जब हम लोग एकदम सीएम में आए तो हम लोग किसके अंदर आए बताओ? इसके अंदर आए या इसके अंदर आए? सर ऑब्वियसली रेड ओशन में आए, ऑलरेडी एक मार्केट स्पेस था, ऑलरेडी कोई ना कोई टीचर्स पढ़ा रहे थे, हम उसके अंदर आए, हम लोग कंपटीशन को बीट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, जो डिमांड ऑलरेडी है हम उसको ही क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज क्लियर? मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, मतलब वही है कि कॉस्ट कम करेंगे वैल्यू बढ़ेंगे। मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, इधर यहाँ पर ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं रहता, वैल्यू कॉस्ट वाला कंसेप्ट नहीं रहता, ब्रेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। यहाँ पर एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, यहाँ पर क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड, क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड। अपने हिसाब से मार्केट बनाओ और नए मार्केट को पूरा वो करो। उसके बाद अलाइन द होल कॉस्ट सिस्टम ऑफ फर्म एक्टिविटी विद इट स्ट्रेटेजिक चॉइस ऑफ द डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट। वंस अगेन रेड ओशन स्ट्रेटेजी में अगर तुमको घुसना है तो तुमको ये दोनों में से एक में जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन या लो कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या लो कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर अलाइन द होल सिस्टम ऑफ फॉर्म एक्टिविटीज इन प्योर सूट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड लो कॉस्ट, मतलब तुम किस में भी जाओ इधर कुछ फर्क नहीं करता। ये दोनों चीजों को याद कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर कुछ हाईलाइट में करा देता आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ गया। रेड ओशन स्ट्रेटेजी, वापिस से रेड ओशन स्ट्रेटेजी, कंपनीज ट्राई टू आउट परफॉर्म देयर राइवल्स टू ग्रैब अ ग्रेटर शेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट, इज दिस क्लियर? सर शार्क टैंक इंडिया में क्या होता था? ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बहुत एग्जांपल मिले कि भाई ये सब तो मार्केट में अभी तक था ही नहीं। सर था ही नहीं, हम लोग आगे बना दिए। एक क्रेडिट कार्ड वाला, आपने अगर रिसेंट के कोई शार्क टैंक के एपिसोड्स देखे होंगे तो उसके अंदर एक बंदा आया था, वो बोल रहा कि हम तुम्हारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को यूज करना बताते हैं, जिसकी वजह से तुमको काफी सेविंग्स होंगी और तुम उससे शादी भी कर सकते हैं। मतलब इतनी सेविंग होंगी कि तुम 20-20, 25-25 लाख की शादी भी कर सकते हैं। मतलब क्रेजी था वो, मतलब आपने अगर नहीं देखा होगा तो एक बार वो शार्क टैंक के ऊपर वो देखना, शार्क टैंक क्रेडिट कार्ड एपिसोड ऐसे डालोगे ना तो आपको समझ जाएगा। वो आपने वो रील भी देखी होंगे ना, उससे वो क्या नाम है उसका, बोट वाले का नाम क्या है यार? अमन गुप्ता इधर नहीं है क्या? वो है ना अमन गुप्ता से उसका क्या हुआ था, थोड़ा वो भी हो गया था कि अमन गुप्ता बोलता मेरे को ज्यादा कार्ड की बेनिफिट्स मालूम है, वो बोलता भाई मेरे को ज्यादा कार्ड की बेनिफिट्स मालूम है। तो वो उसने क्या किया था, अनकंटेस्टेड मार्केट में घुस गया था। उसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पर
रेड ओशन स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन बिल्डिंग एडवांटेजेस ओवर द कंपटीशन यूजुअली बाय असेसिंग द कॉम्पिटिटर्स डू एंड स्ट्राइविंग टू डू इट बेटर। जो कंपटीशन कर रहे हैं उसको हम बेटर करने की कोशिश करते हैं रेड ओशन में। ब्लू ओशन में क्या होता है? ब्लू ओशन में सर ब्लू ओशन में ब्लू कलर यूज करेंगे। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज रिकॉग्नाइज दैट द मार्केट बाउंड्रीज एग्जिस्ट ओनली इन मैनेजर्स माइंड। अपने दिमाग में अपने को कितना, अरे नेटफ्लिक्स जब नया आया था तो मार्केट डिमांड कुछ था क्या? एग्जिस्टिंग मार्केट कोई लेके बैठा था क्या? नहीं, मार्केट मास पूरा का पूरा इसके दिमाग में ही है। जितना बड़ा मार्केट वो सोच सकता है उतना बड़ा मार्केट है, ठीक है। बस क्रक्स क्या है मालूम है क्या? हाउ टू क्रिएट इट। नया बस इतना है कि नया कैसे सोचना। क्रक्स में नहीं है कि भाई हाउ टू क्रिएट नया, बस वही दिक्कत है, बाकी तो टेंशन वाला काम नहीं है। अब फोकस ऑन कॉम्पिटिंग, अब फोकस ऑन क्रिएटिंग इनोवेटिव वैल्यू टू अनलॉक न्यू डिमांड। अब फोकस मतलब दिस शिफ्ट ऑफ अटेंशन फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड, फ्रॉम फोकस ऑफ कंपीटिंग टू अ फोकस, मतलब ये शिफ्ट कर रहे डिमांड को, मतलब दिमाग के लोग है ना, शिफ्ट ऑफ अटेंशन फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड, फ्रॉम फोकसिंग ऑफ कॉम्पिटिटिंग टू फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू टू अनलॉक न्यू डिमांड। क्रिएटिंग नया वैल्यू बना रहे डिमांड, न्यू डिमांड के लिए, क्रिएटिंग न्यू डिमांड। इज दिस क्लियर? वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ पे, और फिर अलाउज फर्म्स टू प्ले ए नॉन जीरो गेम विच विथ हाई पे ऑफ पॉसिबिलिटी। सर नॉन जीरो गेम, जीरो गेम मतलब नॉन जीरो गेम, जीरो गेम क्या रहता है पता है क्या? जीरो गेम मतलब सिंपल इतना है कि भाई मेरा प्रॉफिट मतलब आपका लॉस। ये कहाँ पर होता है? रेड ओशन में होता है। कि अगर मान लो कोई कॉम्पिटिटर है जो सर्फ एक्सेल यूज कर रहा, अब उसने क्या किया? सर्फ एक्सेल गाल पे नहीं लगाते, सॉरी मेरी गलती होगी, साबन, लक्स साबन यूज कर रहा, ठीक है। उसके अलावा डव साबन आ गया मार्केट में, तो जो ऑब्वियसली लोग दो दो साबुन तो यूज नहीं कर लेंगे, या लोग इतने थोड़ी बढ़ गए कि अब दो दो साबुन की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या होगा? लक्स का नुकसान मतलब डव का फायदा, या डव का फायदा मतलब लक्स का नुकसान। ये हो गया नॉन मतलब जीरो सम गेम, एक प्रॉफिट एक लॉस, वन प्लस वन माइनस वन जीरो। और सर यहाँ पर नॉन जीरो सम गेम मतलब क्या हो गया? अभी तक कोई नेटफ्लिक्स जैसे चीज पे पैसा डाल ही नहीं रहा था, अब जो भी डालेंगे वो पूरा पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स का ही प्लस है, वो किसी का लॉस नहीं करवा रहा, वो किसी का लॉस नहीं करवा रहा। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे अमेजोन प्राइम आया, उसके बाद वो जी जी मतलब अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार आ गया, ये सब आने की वजह से क्या हुआ? नेटफ्लिक्स का इन्होंने मार्केट खाया, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स का मार्केट खाया। तो जब पहले नेटफ्लिक्स जब था, नेटफ्लिक्स जब अकेला था पहले, तो वो क्या था बोलो? नेटफ्लिक्स जब अकेला था वो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में गया था। उसके बाद जब हॉटस्टार आया, जियो डिज्नी हॉटस्टार आया, फिर अमेजॉन प्राइम आया, तो ये लोग क्या कर दिए? उसको रेड ओशन स्ट्रेटेजी कर दिए। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट इफेक्टिवनेस। भाई मेरे को तो लगता नहीं कि 1.5 घंटे में होगा, लेकिन लेट्स गो, लेट्स ट्राई। सर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल मतलब सिंपल बेसिक बहुत एग्जांपल में देने की कोशिश करूंगा आपको। कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि अपने घर में सब लाइट फैन कभी भी चालू रहते हैं, मम्मी क्या करती? बार बार लाइट फैन बंद करती, तो मम्मी क्या कर रही? कॉस्ट कंट्रोल कर रही कि भाई ज्यादा कॉस्ट ना लगे लाइट फैन बंद कर दो, ज्यादा कॉस्ट ना लगे लाइट फैन बंद कर दो। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन मतलब क्या होता? जो अपने बल्ब है ना, बल्ब, तो जो पुराने जमाने के बल्ब है उसके बदले आप क्या करो? एलईडी बल्ब लगा लो। एलईडी बल्ब लगाने से, एलईडी बल्ब लगाने के चक्कर में क्या होगा? तुम्हारा कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल तो हो रहा ऑब्वियसली, कॉस्ट रिडक्शन हो जा रहा। जो अभी तक 1,000 रुपए का बिल आता था पुराने बल्ब से, अब एलईडी बल्ब से, एलईडी बल्ब का ऑब्वियसली ये कहना रहता कि हम इलेक्ट्रिसिटी कम देंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारा कम आएगा। तो एलईडी बल्ब लगाने से अब क्या होगा कि जो 1,000 रुपए का बिल आता था 500 रुपए का बिल आता। मम्मी क्या करती थी? कॉस्ट कंट्रोल कैसा करती थी? जो 1,000 रुपए का बिल पहले आ रहा था, मम्मी बार बार लाइट फैन बंद करके 900 बिल पे ला रही थी। तो कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्पररी, कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्पररी, कॉस्ट रिडक्शन इज परमानेंट, परमानेंट रिडक्शन। 1,000 रुपए का बिल अब 500 रुपए का आएगा। ऑब्वियसली अब यहाँ भी ज्यादा चलाओगे तो उतना ज्यादा आएगा, लेकिन सेम चलाने के ऊपर डिपेंडेंट है। इज इज क्लियर? और विदाउट मेन क्या है? विदाउट इफेक्टिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब कॉस्ट कंट्रोल की भी बात कर लो या कॉस्ट रिडक्शन की बात कर लो, दोनों इसके अंदर ये चीज रहेंगी रहेंगी। फिर प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल क्या है? सेटिंग द टारगेट्स, आइडेंटिफाइंग द डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सबसे पहले क्या है? सेटिंग द टारगेट्स, मतलब अपने डिसाइड कर लिया कि भाई 1,000 रुपए का बिल अब आएगा कितना। अभी कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन की बात नहीं कर रहे। कॉस्ट कंट्रोल में अपन ने अभी डिसाइड कर लिया कि बिल आएगा कम आने को ना, टारगेट डिसाइड कर लिया 800 का, ठीक है। फिर आइडेंटिफाइंग द डिविएशन, भाई अलग क्या हो रहा, अलग क्यों ऐसा हो रहा कि अपन कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे? टेक करेक्टिव एक्शंस ले लो, खत्म, सिंपल, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आ सकता है। कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स एंड कवर्स द वेरियस फैसेट्स ऑफ द मैनेजमेंट। क्या रहता? सबसे पहला क्या है? प्लानिंग, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड मोटिवेशन, फोर्थ अप्रेजल, फिफ्थ डिसीजन मेकिंग। मेरे को बताओ ये 5 चीजें अपन ने ऊपर कहीं पढ़ी क्या? याद है क्या?
प्लानिंग करेंगे और बाद में पप्पा क्या करेंगे? अब बोलो बोलो, घर पे। अब वो मुकेश भाई अंबानी का छोड़ो, अब पप्पा क्या करेंगे? बोलो 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 बोलो। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड गाइस। यस, सॉरी, ठीक है। तो क्या हुआ था? मुकेश भाई अंबानी ने वो वो किया था, वो क्या था? 4 स्टेजेस ऑफ एससीएम था। भूल तो नहीं गए ना? भूल तो नहीं गए ना? याद है ना? हाँ सर, अब ये क्या है सर? कॉस्ट कंट्रोल के फॉलोइंग 5 स्टेप। सबसे पहले क्या है? पप्पा, अपने पप्पा घर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने पप्पा देखते हैं। पप्पा ने एक दिन देखा और बोला भाई कुछ तो भी करना पड़ेगा, तो पप्पा ने किया प्लानिंग। पप्पा ने बाद में दिया सबको कम्युनिकेशन, सुन लो, कान खोल के सब सुन लो कम्युनिकेशन, कि आज से सब लाइट फैन बंद करेंगे, नहीं तो तुमको पिदाड़ दूंगा मैं। सर पिदाड़ दूंगा मतलब पीटूंगा, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन देना पड़ेगा ना, बच्चों को ऐसे समझेंगे तो समझेंगे क्या? पप्पा ने बोला अगर बिल अपना कम आया नेक्स्ट टाइम तो फिर अपन खाना खाने बाहर जाएंगे, ठीक है। पप्पा ने झूठे वादे कर दिए ऑब्वियसली। सबसे पहले क्या हुआ? प्लानिंग, प्लानिंग। बापू ने किया प्लानिंग। उसके बाद बापू ने किया कम्युनिकेशन, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करना है ना, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या दिया? मोटिवेशन। उसके बाद बोला नेक्स्ट टाइम बाहर खाना खाने की बात आई तो ऑब्वियसली द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करेंगे और अगर अपना एक्चुअल में बिल बचा तो अपन बाहर खाना खाने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या लास्ट में डिसीजन मेकिंग लेंगे उस हिसाब से। इज दिस क्लियर? अंदर का डाटा थोड़ा बहुत याद कर लेना, ऊपर ऊपर नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर की पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइजिंग, की पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। की पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलते हैं देखो? क्वांटिटी एंड प्राइस स्टैंडर्ड शुड बी सेट टू फॉर ईच ये टू मेक द स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक। ऑल कंसर्न शुड बी एसोसिएटेड इन ये। की पॉइंट्स फॉर एक्सरसाइजिंग ये डाटा कलेक्टेड शुड बी केप्ट एट मिनिमम, प्रॉपर एलोकेशन द डिफरेंट, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, एक बार वापस एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। ये दोनों चीजें कॉस्ट कंट्रोल, देखो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का आएगा भी ना, तो उसका डिफरेंसेस ही आएंगे एग्जाम में। वो कॉस्ट कंट्रोल अलग से नहीं पूछेंगे और ये नहीं पूछेंगे व्हाट आर द की पॉइंट्स, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। वंस अगेन थियरी चैप्टर है, अपन हर एक चीज को याद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अपने को स्मार्ट प्लानिंग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ये एक तो एकदम फालतू क्वेश्चन, मेरे को लगा था कि एग्जाम में अच्छा आएगा, लेकिन इसके पॉइंट्स जब बाद में मैंने देखा, अल्टीमेटली जब मैंने पॉइंट्स देखा इसके, तो कुछ खास नहीं थे। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल क्या है कि भाई सबसे पहले कॉस्ट कंट्रोल करने से क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? बोलो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा, अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मैक्सिमाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट। कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइट फैन बार बार बंद बंद कर रहे तो लाइट ज्यादा दिन तक चलेंगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो क्या बोलना है? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके बाद वापिस से डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस। ऑब्वियसली अपना अगर अपना कॉस्ट कम लगा तो सेलिंग प्राइस भी अपन कम देंगे, ठीक है ना। ऐसा दे सकते हैं रीजनेबल प्राइस, मतलब कस्टमर को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं। सर एक साइड अपन क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट कम लगा तो रीजनेबल प्राइस पे दे सकते हैं। एक साइड अपन बोल रहा है कि अपन कॉस्ट बचा लिए तो प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। इनके दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें हैं। सर ये ऐसा क्यों दिख रहा? क्योंकि इधर ग्रीन कलर है ना, तो वो क्रोमा से कट गया, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कर्स। सर ये क्या बोलता? बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कर्स, मतलब कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट। बोलो, मम्मी को कंटिन्यू काम है भाई, तुम क्या करो, काम कुछ नहीं है लाइट फैन बंद कर दो, काम कुछ नहीं है लाइट फैन बंद कर दो। कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्कर्स, मतलब हर वर्कर कंटिन्यूसली ये सोचते ही रहता कि यार इसको मैं कैसे कम करूं, इसको मैं कैसे कम करूं, इसको मैं कैसे कम करूं, कंट्रोलिंग ऐसी। इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वंस अगेन यही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब इज्जत बढ़ जाएंगे तुम्हारा अगर मार्केट में तुम सेलिंग मतलब रीजनेबल प्राइस में दोगे तो, रीजनेबल प्राइस में दोगे तो। और लास्ट में क्या बोल रहा? प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली कम खर्चा लगेगा तो एक स्टेबल इंडस्ट्री चलती रहेंगी। इज दिस क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल ऐसी बात है, 5 बातें। सर क्या है सर? प्रॉफिट रिलेटेड एक बात थी, क्या थी? कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अगर देखो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल जैसी चीजें है ना, अगर तुम तुम्हारे लैंग्वेज में भी लिख पाओ तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई रट्टाफिकेशन ये का ये कॉपी करना है तुमको। यहाँ पर तुम लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, प्रॉफिट बढ़ गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, इससे लिंक कर दो इसको इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड, इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। के बाद अपन बोलेंगे कॉस्ट कम लगेगा तो रीजनेबल प्राइस पे अपन दे देंगे। कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब फॉर वर्कर्स, इंक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। इज दिस क्लियर? बोलो सर। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता सर? अब मेन आ गया कॉस्ट रिडक्शन। अभी तक कॉस्ट रिडक्शन क्या था? बोलो सर। कॉस्ट कंट्रोल क्या था? सर कॉस्ट कंट्रोल था कि अपन क्या कर रहे? बोलो कॉस्ट कंट्रोल क्या था कि अपन क्या कर रहे? बोलो। मैंने आपको बोला था कॉस्ट कंट्रोल क्या रहता? प्रिवेंटिव रहता, प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव कि मतलब टेम्पररी बेसिस पे। कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट बेसिस पे। बल्ब्स को अपन रिप्लेस कर दिया एलईडी से तो परमानेंट सोल्यूशन हो गया। तो कॉस्ट रिडक्शन रिफर्स टू रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट इफेक्टिंग, ये मैंने क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सुटेबिलिटी फॉर इंटेंडेड यूज। ऑब्वियसली तुमको अपन दोनों का काम क्या है? कॉस्ट रिड्यूस करना, लेकिन विदाउट इफेक्टिंग क्वालिटी, विदाउट इफेक्टिंग परफॉर्मेंस, विदाउट इफेक्टिंग इट्स इंटेंडेड यूज। सच रिडक्शन मस्ट अराइज फ्रॉम एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड इकोनॉमिक्स एंड नॉट फ्रॉम टेम्पररी और एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टैक्स कंसेशंस। मतलब टैक्स में तुमको बेनिफिट मिल गया तो भाई कॉस्ट रिडक्शन हो गया, ऐसा नहीं। कॉस्ट रिडक्शन जब बोलेंगे अपन, जब तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है, या इकोनॉमिक्स एंड नॉट फ्रॉम मतलब टेम्पररी चीजों की वजह से नहीं, परमानेंट चीजों की वजह से तुम लोग इंप्रूव करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन कॉस्ट रिडक्शन। इज क्लियर? रिड्यूसिंग द कॉस्ट, इंक्रीजिंग, एक तो तुम खर्चा कम करो या वही खर्चे में काम बड़ा कर दो। सो सेम वही, वापिस से वही चीज, सेम प्राइस में काम ज्यादा, तो ये हो गया इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। या बोलो काम सेम प्राइस कम, ये हो गया रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो कॉस्ट रिडक्शन, वेज एंड मीन्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, काम सेम प्राइस कम, सेम प्राइस काम ज्यादा, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी मतलब सेम प्राइस दो अपन वर्कर्स को सेम प्राइस दो लेकिन काम उनसे ज्यादा करा के लो, या डूइंग बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। इज दिस क्लियर? बोलो भाई, डूइंग बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। ब्रॉडली स्पीकिंग, रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट में बी अफेक्टेड इन टू वेज। रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, तुम्हारा एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना, तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रिमेनिंग कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जो ही मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर, ये दो चीज जो लिखा है ना, बस वही चीज है। एक तो एक्सपेंडिचर कम करो काम सेम करके बाई कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कांस्टेंट, प्राइस कम करो रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर, और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी काम बड़ा कर दो बाई इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ ये सेम प्राइस में अपन क्या कर देंगे बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी रिमेनिंग अनचेंज। आप समझ रहे, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनचेंज मतलब प्राइस सेम काम ज्यादा। क्लियर है दोनों चीजों के लिए? उसके बाद सर 5 स्टेप्स फॉर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट रिडक्शन। सर कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या थे? याद करो, प्लानिंग, मोटा भाई से 3 एग्जाम्पल याद कर लिया अपन ने। पहले स्टेजेस, फिर कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में मोटा भाई नहीं है, अपने बापू है। अपने बापू ने प्लानिंग किया, अपने बापू ने बोला मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन देने से पहले कम्युनिकेशन दिया। तो अपने बापू ने क्या किया? पहले प्लानिंग किया अपने बापू ने, फिर कम्युनिकेशन किया अपने बापू ने। कम्युनिकेशन के पहले कम्युनिकेशन दिया, उसके बाद मोटिवेशन दिया, थर्ड वाला। फिर फोर्थ अप्रेजल दिया, लेकिन रिपोर्टिंग करके, अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग। और लास्ट वाला क्या था? बोलो, लास्ट वाला मैं ही भूल गया। डिसीजन मेकिंग, अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग, और लास्ट वाला था डिसीजन मेकिंग। अब सर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता? कॉस्ट रिडक्शन क्या होता? स्टार्ट विथ स्ट्रेटेजी, अलाइन कॉस्ट टू स्ट्रेटेजी, वापस से स्ट्रेटेजी, अलाइन कॉस्ट टू स्ट्रेटेजी। कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट आएगा, एम हाई टू रिड्यूस द कॉस्ट। बोलो, एम हाई टू रिड्यूस द कॉस्ट। सेट डायरेक्शंस एंड शो लीडरशिप, क्रिएट ए कल्चर ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। एक दिन मुकेश भाई अंबानी आए, कॉफी पी रहे थे, आधी कॉफी पी के रख के चले गए। अरे भाई, उससे अच्छा आधी कॉफी ले लेते थे। तुमको आधी कॉफी पीने रहती ना, डेली तुम आधी कॉफी झूठी डालते, उससे अच्छा आधी कॉफी लो तो तुम्हारा पैसा बचेगा। और एक दिन मुकेश भाई अंबानी को ये समझ गया कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरी कंपनी वाले भी ये करेंगे। कंपनी में आधे से ज्यादा जिंजी लोग क्या कर रहे हैं अभी, आते सिर्फ खाली स्नैप डालने के लिए कॉफी से कॉफी ले लेते, तो हमारा कॉफी का भी लिखता जा रहा। तो जिंजी लोगों के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई सुनो भाई, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने का है अपने को, जितनी कॉफी आपको पीने का है, स्नैप के लिए एक काम करो, सब लोग मिला के एक ही कॉफी का स्नैप डालते जाओ, लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का आदत सब लोग डाल। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजी, वही सिमिलर पॉइंट्स यार, अलग क्या ही कर लेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, जो भी तक पढ़े उसको ही रोलिंग, उसके ही सिनोनिम्स, उसके एक्रोनिम्स वही चलते रहेगा। वापिस से कॉस्ट रिडक्शन में क्या बोलेंगे? बोलो, मुकेश भाई अंबानी कॉफी पी रहे थे, स्टार्ट विथ स्ट्रेटेजी। उन्होंने सोचा कि भाई कॉस्ट कम करना पड़ेगा यार, कॉफी पी रहे, कॉस्ट कम करना पड़ेगा, कॉफी पी रहे। एम हाई, ये तो भाई मुकेश भाई अंबानी का बचपन से रूल है, एम हाई। लेकिन एम हाई करने से कुछ नहीं होगा। सेट डायरेक्शंस एंड शो लीडरशिप,
बड़ा तो सोच लिए, लेकिन ये गधों को ऊपर कैसे लेके आएंगे, मतलब बाकी सबको, ठीक है। अपन ने सोच लिया कि हाँ भाई अपन 50 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, लेकिन इनको बताना पड़ेगा ना सेट डायरेक्शंस, तुमको ऊपर कैसे आने का है, तुमको ये 50 करोड़ कैसे अचीव करना है, तुमको बताना पड़ेगा। सेट डायरेक्शंस एंड शो लीडरशिप, तुमको डायरेक्शंस बता दो, देखो पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। और लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्या है, देखो तो ये बराबर जा रहेगा, देखो बराबर जा रहेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, बोलो, क्रिएट अ कल्चर ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। खुद अगर मुकेश भाई अंबानी या बड़े जैसे बड़े लोग अगर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो कंपनी का कंपनी पूरा कर लेंगे। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है, नॉट सो रिलेवेंट। फिर कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिसेस में 2 केस स्टडीज थी, आप लोग ये दोनों केस स्टडीज पढ़ लेना, बहुत ईजी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, इंपॉर्टेंट चीज। सर ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद प्री सेट टारगेट्स, एक्सप्लोरिंग वेज एंड मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द टारगेट्स। यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, जो प्री सेट टारगेट है ना उसको कंटेनिंग मतलब कॉस्ट कम करने की कोशिश करो। यहाँ पर वो लोग क्या बोलते हैं, टारगेट को इंप्रूव कर दो। यहाँ पर 1000 रुपए का 900 पे लेके आने का अपन सोचते, मतलब अपन कॉस्ट कंट्रोल में क्या सोचते हैं, 1000 रुपए का 900 पे आ जाए। ये लोग क्या बोलते हैं, टारगेट ही इंप्रूव कर दो, 900 नहीं अपन 500 पे लेके आ जाएंगे, टारगेट ही इंप्रूव कर दो। सेकंड, अटेनिंग लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस। ये सर्कमस्टेंसेस में अपने को लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट लगना है तो अपन बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल करो। यहाँ पर ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एनालाइज टू फाइंड न्यू वेज एंड मीन्स टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन इन कॉस्ट, न्यू वेज एंड मीन्स टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन इन कॉस्ट। प्रिवेंटिव है ये क्या है, करेक्टिव है, ये क्या है, प्रिवेंटिव है, ये करेक्टिव है। द एम्फेसिस इज ऑन द पास्ट, दैट इज ऑन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। पास्ट 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 पे दिखते हैं और ये लोग फ्यूचर का देखते हैं, प्रेजेंट का देखते हैं, फ्यूचर का देखते हैं। द एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट इज ऑन फीजिबल परमानेंट रिडक्शन। assumption assumes the existence of certain standards or norms, ठीक है। यहाँ पर assumes the existence of concealed potential savings in the standards or norm। ये करेंगे तो आगे ये सेव होने हो सकता अपना, ये लोग इसके ऊपर ध्यान देते, और ये लोग कॉस्ट कंट्रोल में क्या ध्यान देते, ये लोग सर्टेन स्टैंडर्ड्स और नॉर्म, मतलब कुछ कुछ चीजों पे बेसिक ध्यान देते हैं। ये लोग फ्यूचर पे ध्यान देते हैं कि अगर अपन ने कॉस्ट रिडक्शन कर दिया तो आगे क्या सेविंग्स होने वाली है, पोटेंशियल, आगे पोटेंशियल क्या सेव होने वाला है। इज इज क्लियर, बोलो बच्चों, ठीक है। उफ, वैल्यू चेन मोटा मोटी 1 घंटा हो गया अपने को, अपना 15 पेजेस तो अपने पढ़ लिए, ठीक है। ठीक है, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेता, बहुत कंटिन्यू बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, तो मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेता, आप लोग को भी ब्रेक लेना है तो लो। और 15-20 मिनट, शायद आधी घंटे का लेक्चर बाकी रहेगा, 15 मिनट, मतलब मैं 2-5 मिनट का ब्रेक लेके वापस चालू कर रहा, लेकिन वीडियो बस पॉज करके जा रहा। यस, आ जाओ, मैंने तो ब्रेक ले लिया 5 मिनट का। अब आप लोग ने भी शायद ले लिया होगा या नहीं भी लिया होगा, आ जाओ। सर चालू करते हैं वैल्यू एनालिसिस पे। वैल्यू एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, जैसे कि अपन ने ऊपर भी देखा वैल्यू एनालिसिस का, यहाँ पर भी देखो क्या बोलता है। वैल्यू एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड कंट्रोल। इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच दैट एंश्योर्स ऑल द फंक्शंस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस आर कैरिड आउट एट अ मिनिमम कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस। Society of American Engineers, Value Engineers states value analysis is the systematic application of recognized techniques which identifies the functions of a product or service to establish a monetary value for the function to provide the necessary function at the lowest overall cost। मतलब सब फंक्शंस करना है अपने को, सब चीजें वैसी ही रहने का होना, सेम क्वालिटी, सेम रिलायबिलिटी, सेम परफॉर्मेंस, सेम अपीयरेंस, लेकिन लोअर कॉस्ट पे, इसको बोलते हैं अपन वैल्यू एनालिसिस। Value analysis is methodical approach sharpening the efficiency and effectiveness of any process। क्या बोला, एनी प्रोसेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को वो बढ़ाता, ठीक है। वैल्यू इन द कंटेक्स्ट, अब ये 4 वैल्यू है, ये 4 वैल्यू के हिसाब से मेरे को लगता है एमसीक्यू में ये लोग आराम से इसके ऊपर पूछ सकते हैं। यूज वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, एस्टिमेट वैल्यू क्या रहती है, एक वैल्यू को देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले यूज वैल्यू मतलब क्या हो गया, यूज वैल्यू देयरफॉर इज द प्राइस पेड। क्या है, प्राइस पेड बाय द बायर और द कॉस्ट इनकर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट और सर्विस परफॉर्म इट्स इंटेंडेड यूज। इसका मतलब यूज वैल्यू मतलब इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। यूज वैल्यू इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। यूज वैल्यू इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस। उसके बाद कॉस्ट वैल्यू मतलब क्या है सर, कॉस्ट वैल्यू मतलब सम ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, मतलब टोटल कॉस्ट, सम ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और सर्विसिंग, प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग द सर्विस, उसको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू। यूज वैल्यू मतलब लैंग्वेज आपको ये लिखना है, याद करने के लिए बोल रहा है, यूज वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस। उसके बाद एक्सचेंज वैल्यू मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बात बताता हूँ, ये मान लो ये जैकेट है 2000 रुपए का, ठीक है, ये 2000 का, लेकिन अपन बोलते हैं ना कि यार 1000 मतलब 1200-1300 रुपए में होता था तो हम ले लेते थे। आप समझ रहे क्या,
एक्सचेंज वैल्यू मतलब क्या? एक्सचेंज वैल्यू मतलब ये नहीं कि अपन इसको बेचेंगे तो इसके एक्सचेंज में कितने प्राइस मिलेंगे, नहीं 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 भाई, ठीक है। अपना जो नॉलेज है थोड़ा अंदर दबा दो, दबा दो, दबा दो, हाँ दबा दो, हाँ गुड गुड। इधर देखो, एक्सचेंज वैल्यू रिफर्स टू द प्राइस दैट अ परचेसर is willing to offer for the product or service, the price being dependent upon the satisfaction level that is derived from the product or service। वो प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है उसको बोलते हैं अपन एक्सचेंज वैल्यू। आप समझ रहे क्या? अपने नॉर्मल गांव वाली भाषा में एक्सचेंज वैल्यू नहीं, नहीं मेरे भी एक्सचेंज वैल्यू जब मैंने बोला था ना तो मेरे को लगा था यही वैल्यू जो अपन पहले सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं है। एक्सचेंज वैल्यू मतलब क्या कि ये अगर प्रोडक्ट 2000 का है, लेकिन अपने को लगता है ना, अपने मम्मी पापा को क्या लगता है, तो अगर कोई चीज नहीं दिलानी है तो वो लोग क्या हालते हैं, यार ये ना 1500 की रहती थी ना, मैं तेको दिला देती थी। वो 1500 की क्या है? सेटिस्फैक्शन लेवल दैट इज डिराइव्ड, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल या प्राइस दैट अ परचेसर इज विलिंग टू ऑफर। सर एस्टीम वैल्यू मतलब क्या? एस्टीम वैल्यू मतलब औकात के बाहर की वैल्यू, मतलब ये प्रोडक्ट के लिए अपन इसको क्यों, ये प्रोडक्ट के लिए मतलब ये आईफोन के प्रोडक्ट के लिए अपन 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? ऐसा 1 लाख के लिए ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर? 1 लाख के लिए क्या है? 1 लाख के लिए उसमें वैल्यू है। जब मैं फोन हाथ में जब लेता, मैं जब आपको बताता, आपको भी लगता है यार प्रणय सर क्या, या मैं बाहर जाता तो यार नहीं, आईफोन वालों के थोड़ा, आईफोन मतलब अपन क्या बोलते हैं, अच्छा घर का ही है या थोड़ा बहुत समझना। एस्टीम, एस्टीम बस, एस्टीम वैल्यू is the measure of properties and all. The esteem value therefore is the price paid by buyer or the cost incurred by the manufacturer beyond the use value. It is a perception value. It is a, बोलो, it is a perception value. Perception value को क्या बोलते हैं? Perception value को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, perception value को क्या बोलते हैं? वैल्यू परसेप्शन का वैल्यू है। कि आईफोन वाले तो ऐसे होंगे, रोलेक्स किसी ने पहना तो भाई, रोलेक्स जिसने पहना तो भाई वो तो समझ रहे क्या परसेप्शन। रोलेक्स जो पहन रहा, जो बीएमडब्ल्यू चला रहा, बीएमडब्ल्यू की कार में बनने को आपको लगता है कि 1-1.5 करोड़ रुपए लगते होंगे? नहीं, बनती तो वो नॉर्मल कार जितनी होंगे ना। परसेप्शन का वैल्यू, परसेप्शन वैल्यू, स्टीम वैल्यू। उसके बाद क्या है? उसके बाद वैल्यू इक्वेशन है। वैल्यू इक्वेशन क्या होता? वैल्यू इक्वेशन इज नथिंग बट तुम क्या परफॉर्मेंस दे रहे प्लस क्या कैपेबिलिटीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट, फंक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इज नथिंग बट वैल्यू इक्वेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद वैल्यू एडिशन इज नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है वैल्यू एडिशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, इट इज अ 3D टेक्निक। सर 3D टेक्निक क्या है? द कंसेप्ट इज दैट वैल्यू, द कंसेप्ट इज दैट ऑफ एडिंग वैल्यू बाय एनहांसिंग द फंक्शनल वर्थ, वैल्यूइंग द क्या बोल रहा, द कंसेप्ट इज दैट ऑफ एडिंग वैल्यू बाय एनहांसिंग द फंक्शनल वर्थ। फंक्शनल वर्थ को अपन बढ़ा रहे, ठीक है। डन 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 डन। देखो, वैल्यू कैन बी इंक्रीज आइदर बाय इंक्रीजिंग द फंक्शन और रिड्यूसिंग द कॉस्ट और बाय डूइंग द बोथ। क्या समझ में आ रहा है इसका? मतलब क्या समझ में आ रहा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या कॉस्ट रिडक्शन। बाय इंक्रीजिंग फंक्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या लो रिड्यूसिंग द कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट इज द an attempt to improve the value of a product must consider two elements में से the first attempt is the utility of the product, the use value को तुम बढ़ाने की कोशिश करो। second element relates to value of ownership that is esteem value, ठीक है। an improvement मतलब improve इसमें करोगे ना, value of product must consider two elements, क्योंकि बाकी जो दो वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू ऐसा कोई मतलब नहीं है, अपने को ऐसा लग रहा है कि उसकी वैल्यू उतनी रहने को ना, और कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। दूसरा वाला क्या था? कॉस्ट वैल्यू मतलब ऑल कॉस्ट इनकट, वैसे भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो यूज वैल्यू दैट इज सेलिंग प्राइस और एस्टीम वैल्यू में दोनों में तुम लोग चेंज कर सकते हैं, वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके अंदर ये एग्जांपल अच्छा है, फोकस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। वो क्या बोलता मालूम है क्या? अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट अपन क्यों लेते थे कोविड में, अपन ये प्रोडक्ट लेते थे क्यों? गर्म पानी करने को या वो वाफ लेने को। अल्टीमेटली अपना उससे उससे अपना इससे अपना यूज क्या था? गर्म पानी लेने का। तो अब क्या हो गया, गर्म पानी लेने के लिए ये ना, ये लोग पहले स्टील का देते थे, स्टील का। अब वो क्या बोले भाई, अल्टीमेटली कस्टमर क्या इससे एक्सपेक्ट कर रहा कि मैं इसको गर्म पानी करने के लिए यूज कर रहा, तो मैं स्टील के बदले प्लास्टिक यूज कर लूँ तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। स्टील के बदले प्लास्टिक यूज कर लूँ तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा, और मेरा खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर जो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं गर्म पानी कर दूं उसमें, तो गर्म पानी तो हो ही रहा ना। वैल्यू एनालिसिस वो बोलता कि द की फोकस ऑफ वैल्यू एनालिसिस अप्रोच इज देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनलिटी। मतलब उनका जो अल्टीमेट काम है वो इफेक्ट नहीं होने को ना। बाकी तुम अगर मान लो स्टील में उसको बनाने को लग रहे 200 रुपये और वो बेच रहा 500 रुपये का, 200 रुपये लग रहे और वो बेच रहा 500 रुपये का, उससे अच्छा प्लास्टिक यूज करेगा तो उसको बनाने को लगेंगे 100 रुपये का, 100 रुपये के बदले अब वो 200 रुपये में बेचेगा ना, समझ रहे? तो वो भी प्रॉफिट कमा रहा, कस्टमर भी प्रॉफिट कमा रहा और ओनर भी प्रॉफिट कमा रहा।
क्या बोलता है, टू यील्ड वैल्यू टू द कस्टमर। वैल्यू एनालिसिस अप्रोच इज मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी टू यील्ड वैल्यू टू द कस्टमर। यही पूरा एग्जांपल इसने दिया बॉइल वाटर वाला, ठीक है, आप लोग को पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा। देखो, स्विच फ्रॉम मेटल टू प्लास्टिक, switch from metal to plastic does not impair this value and functionality with customer. They still want boil water, but it does result in a cost saving for the manufacturing company. Is this clear? बस वही एग्जांपल को उन्होंने बताया। फिर वैल्यू, फिर वैल्यू एनालिसिस approach is concerned with removing a specific type of cost that can be removed without negatively affecting the function, quality, reliability, maintainability or required बहुत बेनिफिट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। मतलब ऐसे कोई कॉस्ट को निकाल के बाहर रख दो जो कस्टमर को वैसे भी नहीं चाहिए, या जो क्वालिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा, जो एफिशिएंसी को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये सब कुछ नहीं कर रहा ना, तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, अब आ जाते अपन बाकी। बट देखो, बाकी जो मैं बोल रहा ना, बाकी अल्टीमेटली थियरी है जो अपने को पुश देता कंसेप्ट के लिए। फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस में भी कंसिस्ट ऑफ द 7 फेजेस, में भी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 फेजेस। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में दो बार एग्जाम में आ गया, एमक्यू में 2-3 बार आ गया। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने इसका शॉर्टकट भी बना के लाया। अब देखो, ये शॉर्टकट मैंने ना चैट जीपीटी के थ्रू बनाया। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई शॉर्टकट आप बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। आई मेक श्योर कि मेरे को अगर वो निमोनिक अच्छा लगा ना, और मैं अगर मैं मेरे बुक में डालूं, तो मैं वो बुक में ना आपका नाम रेफर करूंगा कि भाई यूट्यूब पे है ना, तो सो एंड सो बच्चे ने, मतलब ऋषभ ने मुझे ये बताया। ठीक है, ये मैं, क्योंकि मैं देखो, मैंने मेरा दिमाग लगाया, तो मेरे से ऐसा कुछ दिमाग लगा नहीं। फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला, तो चैट जीपीटी ने अच्छा खासा बना के दिया। इससे अगर अच्छा आपको बन सकता है, या आपके पास ऑलरेडी बन के होगा, तो प्लीज यूट्यूब कमेंट में मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा, थोड़ी बहुत आप मेरी हेल्प कर दो। सर फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस क्या होता है? सर पहले शॉर्टकट देख लेते। शॉर्टकट अच्छा लगा मेरे को, तो अच्छा लगा। आपने वो पिक्चर देखा क्या? आप लोग यार जेंजी पीपल हो यार, पता नहीं आपने वो पिक्चर देखा नहीं देखा। ओम शांति ओम, ऑल कूल बॉयज सिंग दिस सॉन्ग ओम शांति ओम के अंदर वो याद आएगा, वो सॉन्ग में वो दीपिका पादुकोण रहती, शाहरुख खान रहता, वो मैंशन जल जाता, उधर मैंशन में पार्टी होती है, तो वो गाना है ना ओम शांति ओम, उसके अंदर याद है क्या आपको? सब सेलिब्रिटीज आते हैं उसके अंदर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और सब डांस करते हैं। तो वही है ओम शांति ओम कि इन फिल्म इंडस्ट्री इवेलुएट सेलिब्रिटीज इमीडिएटली। वो लोग क्या करते हैं? सेलिब्रिटीज को इमीडिएटली इवेलुएट कर लेते, सेलिब्रिटीज को इमीडिएटली इवेलुएट कर लेते ओम पिक्चर में। क्या बोला सर? ओम इन फिल्म इंडस्ट्री इवेलुएट सेलिब्रिटीज इमीडिएटली। इज दिस क्लियर सर? ओम 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 ओरिजिनेशन इन फिल्म इंडस्ट्री इवेलुएट्स सेलिब्रिटीज इमीडिएटली। क्लियर है? ठीक है, आई नो थोड़ा शॉर्टकट है, पर आप उसको 3-4 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। और ये भाई, ये तो क्वेश्चन आपको आप कैसे भी शॉर्टकट से याद करो, या आपको याद नहीं हो रहा तो चिट्ठी पे लिख के जाना, क्योंकि ये फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस 2 बार ऑलरेडी आ गया, तो आने के 100% चांसेस है वंस अगेन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ओरिजिनेशन। द फेज ऑफ ओरिजिनेशन स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट टू अंडरटेक वैल्यू एनालिसिस। यस, आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट टीम। मतलब सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करते कि कौन से प्रोजेक्ट पर अपने को काम करना है। उसके बाद अपन क्या करते हैं? टीम बनाते कि हाँ भाई ये टीम पे अपन काम करेंगे। उसके बाद ओरिजिनेशन हो गया। सेकंड क्या है? इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन अपन ने कलेक्ट किया। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, मेथड्स, मटेरियल, कि कौन से मतलब अपने को आगे कैसा होना, उसकी स्पेसिफिकेशन देंगे, उसकी ड्राइंग करेंगे। उसके बाद लास्ट बोल रहा मेन स्टेप, ये इंपॉर्टेंट फेज है फंक्शनल एनालिसिस। A list of functions is prepared wherein the functions are arranged in descending order of their value. ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस आफ्टर फेमिलियराइजेशन विद द रिलेवेंट फैक्ट्स, अ फंक्शन एनालिसिस इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट्स। मतलब जैसे वो बॉइल्ड वाटर का था, अल्टीमेटली इसका यूज क्या है? इसका यूज मतलब प्रोडक्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स का यूज क्या है, फंक्शंस एंड यूजेस क्या है, द कॉस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच फंक्शंस आर आइडेंटिफाइड, कॉस्ट एंड फंक्शंस ऑफ ईच फंक्शंस आर आइडेंटिफाइड। इज दिस क्लियर? उसके बाद इनोवेशन, दिस इज अ क्रिएटिव फेस, दिस इज अ क्रिएटिव फेस, और तुमको इसमें इनोवेशन करना पड़ेगा। उसके बाद इवेल्युएशन ड्यूरिंग, मतलब इनोवेट करो, मतलब सॉरी इनोवेट करने के टाइम पे क्रिएटिव फेज में तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन आएंगे। ये 2-3 ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, और इवेल्युएट करके आपके चॉइस का सेलेक्ट करके लास्ट में इंप्लीमेंट कर दो। इज दिस क्लियर? तो सर 7 फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस क्या है, उसके अंदर का डिटेल आपको पढ़ना है। मैंने ऊपर 7 पॉइंट आपको याद करा दिए। ओम इन फिल्म इंडस्ट्री, ये सर ओम से ओरिजिनेशन इन इंफॉर्मेशन,
बोलो, ओम इन फिल्म इंडस्ट्री इवेलुएट सेलिब्रिटीज इमीडिएटली। ओम इन फिल्म इंडस्ट्री इवेलुएट सेलिब्रिटीज इमीडिएटली। ओम इन फिल्म इंडस्ट्री इवेलुएट सेलिब्रिटीज इमीडिएटली। 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। बोलो, ओम इन फिल्म इंडस्ट्री इवेलुएट सेलिब्रिटीज इमीडिएटली। ओरिजिनेशन, इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनेशन में अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं और प्रोजेक्ट को टीम करते हैं, ठीक है। अंदर के इसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देते, अंदर आप लोग पढ़ लोगे, 1-2 बार पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कट टू कट लाइन आने को ना, 1-2 बार पढ़ लोगे और अंदर का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सर, ओरिजिनेशन, इन्फॉर्मेशन, फंक्शन एनालिसिस, ओम इन फिल्म इंडस्ट्रीज। फिर क्या है, इवेलुएट्स मतलब इनोवेशन, सॉरी उसके बाद इंडस्ट्री का इनोवेशन, फिर इवेल्युएशन, इंडस्ट्री का इनोवेशन, फिर इवेल्युएशन, फिर सेलिब्रिटीज का चॉइस और लास्ट में इमीडिएटली का इम्प्लीमेंटेशन। इज क्लियर? और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे अपन चीजों को, रिजल्ट्स, इफ द रिजल्ट्स आर अचीव्ड और नॉट। फिर टाइप्स ऑफ वैल्यू एनालिसिस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या बोलता, वैल्यू एनालिसिस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। An existing product unites all different managers in a business, each with an opinion and a list of complaints concerning the ability to convert the design into a sellable product. वैल्यू एनालिसिस मतलब मैंने आपको क्या बोला, वही प्रोडक्ट को सस्ते दाम में देने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या है, जो प्रोडक्शन मतलब डिजाइन वाला डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर को भी बुला लिया, सेल्स वाला है उसको भी बुला लिया, मैनेजर या मार्केटिंग वाला है उसको भी बुला लिया, ऑपरेशंस वाला है उसको बुला लिया, और बोले सब बताओ तुम्हारे को क्या कंप्लेंट लगती है। तो कोई कुछ बोलता, मैनेजर मतलब सेल्स मैनेजर बोलता यार प्रोडक्ट की साइज बड़ी होगी इसलिए आजकल लोग ले नहीं रहे, ऑपरेशंस वाला बोलता रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा इसलिए ले नहीं रहे। सब ये लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ये लोग वैल्यू एनालिसिस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऐसा होता है, सबके भरत मिलाप से होता, भरत मिलाप। वैल्यू एनालिसिस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ये हो गया। अब देखो मैंने आपको है ना मोटा मोटी रेफरेंस दे दिया, एक बार तो आपको अंदर का पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रेगुलर बैच हो जाएंगे अगर मैं अंदर पूरा अंदर का डिटेल का भी लूंगा तो। इज क्लियर? एक बार मैं अभी जितना पढ़ा दिया ना, देखो मैं मोटा मोटी ना मैं वो लाइन पढ़ा दे रहा आपको हर पैराग्राफ की जो मेरे को मालूम है कि इंपॉर्टेंट है, उससे मैं पूरा पैराग्राफ का क्रक्स आपको दे दे रहा। हाँ, पूरा पैराग्राफ ऑब्वियसली बैचेस में कंसिडर किया जाता, उतना आपको भी मेरे हिसाब से वो रहेगा कि भाई नहीं पूरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं 3-4 घंटे का रिवीजन लेक्चर चल जाएगा। फिर वैल्यू एनालिसिस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग। अब इसको भी वैल्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसका डिफरेंस देखेंगे अपन नीचे अभी। इसमें क्या है, इन दिस केस एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिव्यू फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इज नोन एज वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। फॉर फिर ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, कॉम्पिटिटिव इन वीए प्रोडक्ट फैमिली से एक बार आप पढ़ सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है वैल्यू इंजीनियरिंग, मतलब ये 3-4 पैराग्राफ नॉट सो इंपॉर्टेंट, एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। सर ये वैल्यू इंजीनियरिंग क्या बोलता, सर वैल्यू एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चलते हैं। इसमें एग्जाम मतलब ये आ सकता, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता, अपने को पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग आर क्लोजली रिलेटेड टर्म्स सो मच दैट दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली। Though the philosophy of understanding the two is the same, the difference lies in the time and stage at which the techniques is applied. Value analysis is the application of a set of techniques to existing products. क्या बोल रहा? Value analysis is set of technique for existing products. Value engineering, बोलो value engineering, उधर ही लिख के है। Value engineering is the application of exactly the same set of techniques to a new product. Is this clear? तो वैल्यू एनालिसिस क्या रहता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए रहता है, वैल्यू इंजीनियरिंग किसके लिए रहता है, सेम सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। एट डिजाइन स्टेज टू इंश्योर दैट द बैड फीचर्स आर नॉट एडेड, वो डिजाइन स्टेज पे ही ये लोग इतना दिमाग लगा लेते हैं कि भाई बैड प्रोसेस आई ना, मतलब बैड फीचर्स आर नॉट एडेड। दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर in that sense VE, that is value engineering, is fundamental and value analysis is collateral because prevention is better than cure. प्रिवेंशन पहले से ले लो, बाद में क्योर करने से बाद। वैल्यू एनालिसिस में क्या कर रहे हैं, वैल्यू एनालिसिस में अपन क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग में अपन क्या कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर सेम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। दिस इज क्लियर? तो आप ये केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी बहुत ईजी है, फालतू केस स्टडी है, आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ जाएगा। क्या बता जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या बोलता, एकदम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल डिजाइन ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस
प्रोसेसेस। सर वहां पर ऊपर ऊपर अपन ने री इंजीनियरिंग वैल्यू इंजीनियरिंग पढ़ी, वो काहे के लिए था? बोलो वैल्यू इंजीनियरिंग काहे के लिए था? वैल्यू एनालिसिस क्या करता है? ये सब चीजों को मतलब ये जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स अपन ने पढ़ा ऊपर, वो वैल्यू एनालिसिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे लगा था, वैल्यू इंजीनियरिंग न्यू प्रोडक्ट पे लगा था। अब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ही नया बोल दिया उसने, मतलब उसने क्या बोला अभी तक तो, देखो वैल्यू एनालिसिस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ना, तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या बोलता? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद न्यू बिजनेस प्रोसेस। मतलब अभी तक कार है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप से बनती थी, अब बोले पहले ये करेंगे, फिर 1 के बाद 4 करेंगे, 4 के बाद 7 करेंगे, 6 इंपॉर्टेंट नहीं, काम हटा दो, मतलब पूरे बिजनेस प्रोसेस की। और उसने क्या कर दिया समझ रहे क्या? बिजनेस प्रोसेस की चेंज कर दिया, बिजनेस प्रोसेस को चेंज कर दिया। तुम क्या समझ रहे नालायक को? सर बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स। सर ये क्यों करते हैं ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स? मतलब छोटे मोटे नहीं, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल कॉन्टेम्परेरी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड। ये सब इसमें अपने को इंप्रूव करना है तो अपने को बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। वैल्यू एनालिसिस करने से कुछ नहीं आने वाला है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। BPR refers to complete redesign of a process with an emphasis of finding creative new means to accomplish an objective। समझ रहे क्या? कंप्लीट न्यू, एकदम नया प्रोसेस ही नया, मतलब एकदम समझ रहे क्या आप? प्रोसेस ही नया। फिर ये सब पढ़ेंगे। 2 key areas। फर्स्ट they redesign functional organization into cross functional teams। सेकंड they use technology to improve data dissemination and decision making। ठीक है। अब what are the characteristics of business process reengineering? once again a question that can be asked। तो इसके अंदर मैंने एक शॉर्टकट बनाया once again, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा, ठीक है, आप समझ सकते हैं यार थोड़ा इग्नोर करना शॉर्टकट को अगर पसंद नहीं आया तो। SS राजमौली मालूम है क्या आपको? SS राजमौली जो बाहुबली पिक्चर निकाला, हाँ, वो क्या करते थे मालूम है क्या? वो चांदनी चौक से दिल्ली है ना ट्रैवल करते थे। सर क्यों ट्रैवल करते थे मालूम नहीं, पर वो ट्रैवल करते थे। अच्छा, तो सर ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, क्योंकि उनकी पिक्चर ऐसी रहती कि वो पूरा पूरा हिला देते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी क्या है? पूरा रेडिकल रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस, इसलिए रेडिकल रीडिजाइन ऑफ प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको समझ गया। बाहुबली जैसी पिक्चर आती, बाहुबली के कैरेक्टर कौन है? SS राजमौली। तो SS राजमौली क्या करते थे मालूम है क्या? चांदनी चौक से दिल्ली जाते थे, पता नहीं क्यों। ठीक है सर, पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मालूम है क्या? सेवरल जॉब्स कंबाइंड इनटू वन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आपके दिमाग में क्या रहने को ना, कार बनाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो जो 10 प्रोसेस है, अब उसको चेंज करके वो नया प्रोसेसर बना रहे, ऑल टुगेदर एक नया प्रोसेस बना रहे। तो सबसे पहले क्या है? सेवरल जॉब्स कंबाइंड इनटू वन, S। नेक्स्ट क्या है कि वर्क इज परफॉर्म्ड वेयर इट मेक्स मोस्ट सेंस। अब ये लोग प्रोसेस मतलब पूरे प्रोसेस को अलग अलग कर दे रहे ना, तो अगर ये प्रोसेस इधर अच्छे से काम कर रहा, चल इधर काम करते हैं, मोस्ट सेंस जहां लग रहा ना उधर काम करते रहे। सबसे पहले क्या है कि सेवरल जॉब्स कंबाइंड इनटू वन। सेकंड क्या है? वर्क इज परफॉर्म्ड वेयर इट मेक्स मोस्ट सेंस, SS। फिर वो जा रहे कहा? चांदनी चौक से दिल्ली, SS दैट इज SS राजमौली जा रहे चांदनी चौक से दिल्ली। फिर थर्ड पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस आर कंबाइंड। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस आर कंबाइंड। सर फोर्थ पॉइंट, मैनेजर प्रोवाइड्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में इतने सारे काम है ना, उसके मतलब वो टाइम पे अपन ऐसा बोलेंगे इस चीज के लिए इधर जाओ, इस चीज के लिए उधर जाओ, इस चीज के लिए उधर जाओ, तो भाई तुम्हारा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैनेजर प्रोवाइड्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी तक अपन ने 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, याद कर लो चुपचाप। सर SS राजमौली चांदनी चौक से दिल्ली जाते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सर सबसे पहला पॉइंट क्या है? SS। सबसे पहले सेवरल जॉब्स कंबाइंड इनटू वन। सेकंड क्या है ब्रो? वर्क इज परफॉर्म वेयर इट मेक्स मोस्ट सेंस। सिविक सेंस अभी चल रहा ना, सिविक सेंस नहीं है, बस वही सेंस। वर्क इज परफॉर्म वेयर इट मेक्स मोर सेंस, सेवरल जॉब्स आर कंबाइंड इनटू वन। ये हो गया 2 पॉइंट। SS, अब वो चांदनी चौक से दिल्ली जाते थे, तो पहले चीज है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स आर कंबाइंड इनटू वन, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस आर कंबाइंड। ठीक है, और नेक्स्ट चीज है बोलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैनेजर्स आर अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रोवाइड्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर वो दिल्ली जाते थे, पता नहीं क्यों, सबसे पहले दिल्ली जाते थे। फिफ्थ DL, वेरी ऑफन वर्कर्स मेक डिसीजन। डी से क्या है? वेरी ऑफन वर्कर्स मेक डिसीजन। और लास्ट में मतलब अब यहां पर क्या हो रहा? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है ना, ऑब्वियसली जो सेल्स वाला बंदा है वही उसका डिसीजन लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके डिपार्टमेंट में क्या गड़बड़ हो रहा, तो वो डिसीजन वो ले रहा। वेरी ऑफन वर्कर्स मेक डिसीजन। L लॉजिकल ऑर्डर,
द स्टेप्स इन द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। अभी तक क्या हो रहा था, ये 10 स्टेप है ना, इलॉजिकल था। फर्स्ट के बाद एक्चुअली आना चाहिए था 4, ये लोग 1 2 3 कर रहे थे, 1 4 2 7 9 ऐसा होना चाहिए था। तो लॉजिकल ऑर्डर में द स्टेप्स आर प्रोसेस, द स्टेप्स इन द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। और लास्ट में क्यों जाते थे पता नहीं, क्वालिटी इज बिल्ट इन, क्वालिटी इज बिल्ट इन, क्वालिटी इज बिल्ट इन। इज क्लियर? तो व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स? सर हटाओ इसको, बताओ व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। सर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग मतलब हमको मालूम है, एस राजमौली सर चेन्नई नहीं, चांदी चौक से दिल्ली जाते थे, सीसी टू डीएल। सर एस सबसे पहला एस क्या है, बोलो सबसे पहला एस क्या है? सर सबसे पहला एस है ना, बोलो सर सबसे पहला एस क्या है? देखना नहीं आपको, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर देखो, एस क्या है सबसे पहले? सेवरल जॉब्स कंबाइंड इनटू वन। यस सर। दूसरा एस सर वो सिविक सेंस वाला, सिविक सेंस क्या है? वर्क्स आर परफॉर्म्ड वेयर इट मेक्स मोस्ट सेंस, वेयर इट मेक्स मोस्ट सेंस। क्लियर? एस राजमौली सर जाते थे चांदनी चौक से दिल्ली। सीसी सबसे पहला सी क्या बोलता? सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस आर कंबाइंड, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस आर कंबाइंड। सर नेक्स्ट सी से क्या बोलता? मैनेजर्स प्रोवाइड्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैनेजर प्रोवाइड्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। एस सी पहले इससे क्या था, बोलो वापिस से। अरे आपको 4-5 बार खुद ही यहाँ पर बोल देंगे, याद हो जाएगा। आप समझ रहे, रेगुलर बैच में मैं 4-5 बार पढ़ा था, रिवीजन में मैं 4-5 बार पढ़ा रहा, आप याद कर लो यहाँ पर। एस सेवरल जॉब्स कंबाइंड इनटू वन। नेक्स्ट एस वर्क आर परफॉर्म्ड इन द, बोलो वर्क्स आर परफॉर्म्ड वेयर इट मेक्स मोस्ट सेंस। सी सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस आर कंबाइंड। नेक्स्ट सी मैनेजर्स प्रोवाइड्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद वो जाते थे दिल्ली। डी से वर्कर्स वेरी ऑफन टेक्स अ डिसीजन, वर्कर्स वेरी ऑफन मेक्स डिसीजन। डी एल लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल ऑर्डर में, तो वो क्या था? द स्टेप्स इन द प्रोसेस प्रोवाइड, द स्टेप्स इन द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड इन द लॉजिकल ऑर्डर। और लास्ट में क्यू पता नहीं, क्यू क्वालिटी बिल्ट इन, क्यू पता नहीं, क्वालिटी बिल्ट इन। इज इज क्लियर? बोलो भाई इज इज क्लियर? ठीक है, डन 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 डन। फिर सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ ये, मैं इसको आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग खुद कर लोगे, मुझे आइडिया है। एक बार आप पढ़ लो ना उसको चैट जीपीटी के थ्रू, एक बार निमोनिक बना लेना। कोई निमोनिक अच्छा मिला तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर कर देना। उसके बाद सर की बेनिफिट्स, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड साइकिल टाइम्स, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, क्रेडिट कार्ड अप्रूवल और फोर्ड मोटर्स, दोनों एग्जांपल पढ़ लो। एग्जांपल्स है, आप लोग पढ़ सकते हैं, नॉट सो मतलब रिवीजन लेक्चर में लेने लायक टॉपिक नहीं है। सर वैल्यू चेन, लास्ट टॉपिक क्या होता है? वैल्यू चेन। देखो ये क्या होता? ऑल द एक्टिविटीज दैट कमेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल द डिलीवरी ऑफ द फिनिश गुड्स अल्टीमेट सोर्स। मैंने जो वैल्यू चेन एनालिसिस बोला था ना, बस वही है। सप्लाई चेन मतलब क्या? रॉ मटेरियल से लेके इधर तक जाने को पूरे को बोलते हैं अपन सप्लाई चेन, पूरे को बोलते हैं अपन सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल लेना, फिर वेंडर से लेना, फिर उसको मैन्युफैक्चर को देना, मतलब अपन मैन्युफैक्चर करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देना। यहाँ पर एक चीज़ भूल गए अपन, होलसेलर को देना, फिर होलसेलर रिटेलर को देना, फिर रिटेलर को देना, फिर वो कंज्यूमर को देता। जिस क्लियर? ये पूरे को पूरे बोलते हैं सप्लाई चेन। वैल्यू चेन मतलब क्या है? पूरे ऑल एक्टिविटीज जो फिनिश गुड्स बनने को लगते हैं, ये रॉ मटेरियल से लेके, मैंने शायद उधर भी यही बोल दिया था, रॉ मटेरियल से लेके उधर तक, तो वो वैल्यू चेन वो नहीं है। ठीक है, उसको सप्लाई चेन बोलते हैं, रॉ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स टू कस्टमर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मैंने शायद उधर वो बोल जाऊंगा, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, फ्लो में निकल गया वो। वैल्यूशन एक्टिविटीज कह रहे थे कि तुम जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते उसके अंदर जो तुम्हारे वैल्यू एक्टिविटीज है, जो अपन ने थर्ड वेव कॉफी को एग्जांपल लेके करा था, वो वाले हो गए। ठीक है, वन सेकेंड, दोनों चीजें इररिलेवेंट है, दोनों चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इररिलेवेंट है। इसके अंदर इनबाउंड आउटबाउंड ये थोड़ा एक बार पढ़ लेना, सच क्या क्या दिया है। सप्लाई चेन्स आर द रीजन, सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट, मतलब लाइन अच्छी भारी बोली है, अपने काम की नहीं है वैसे, लेकिन भारी बोली है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा। सर क्या बोलता? सप्लाई चेन आर द रीजंस दैट द प्रोड्यूसर कैन प्रोवाइड कस्टमर्स व्हाट दे वांट, व्हेन दे वांट, वेयर दे वांट, एट प्राइस दे नीड। ठीक है, कब चाहिए, किसको चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, ये सप्लाई चेन के भरोसे हो सकता, नहीं तो सप्लाई चेन के भरोसे नहीं हो सकता था। ब्लिंकिट आज क्यों चल रहा? आप ब्लिंकिट की सप्लाई चेन की दाद देनी पड़ेंगे कि आज अपन यहाँ से ऑर्डर करते भाई दूध ला के दो, वो 10 मिनट में अपने घर पे दूध ला के देता। व्हाट दे वांट, दूध हमको चाहिए, व्हेन दे वांट 10 मिनट में चाहिए, वेयर दे वांट हमारे घर पे चाहिए, एट प्राइस दे नीड, प्राइस में ही दे रहा। अगर 200 रुपये के ऊपर बोलो तो वो फ्री डिलीवरी दे देता। ठीक है, और क्या चाहिए भाई जीवन में। उसके बाद 3 कोर एरियाज है इधर, 3 कोर एरियाज, पीपल, प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वैल्यूज फ्रॉम एक्टिविटीज। ठीक है,
फिर these global partners collaborate across time to decrease cost, increase performance in no single ever could. मतलब ऑब्वियसली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या हो रहा, मैंने आपको बोला ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना, वेंडर से लेना, मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूटर को देना, ये देना, इसमें क्या हो जा रहा, इतना बिजनेस साथ में कर रहे हैं ना तो भाईचारा बन जा रहा, भाईचारा बन जा रहा तो क्या हो रहा मालूम है क्या, एक सिंगल कंपनी जो नहीं कर सकती, ये लोग सब मिलके कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को क्या कर रहे, परफॉर्मेंस, मतलब इनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही, क्योंकि और कॉस्ट भी कम हो रहा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को 1000 किलो का माल चाहिए, 1000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए एक साल में, तो ये 1000 किलो में एक ही पर्सन से ले रहा तो वो मेरे को डिस्काउंट में दे रहा, ठीक है, मैं एक ही जने को पूरा काम दे रहा तो वो मेरे को डिस्काउंट प्राइस में काम ले रहा, समझ रहेगा, ये टोटल प्रोसेस नो सिंगल कंपनी कुड एवर मेक, ये लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए इसलिए ये लोग कर सक रहे, इज दिस क्लियर। फिर इसके बाद 3 कोर प्रिंसिपल्स, पीपल, प्रोसेस, सिस्टम्स, एक बार पढ़ लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है ना, इन्होंने 3-4 बातें बोल दी, लेकिन एग्जाम में आने लायक एक भी, इसमें एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है। बूस्ट कस्टमर सर्विस, 1 सेकेंड वही है, आप समझो सप्लाई चेन अगर आपको समझ गया ना, अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड एक बार आपको ये पीडीएफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस को बूस्ट कर रहे, राइट लोकेशन पे ब्लिंकिट का स्टोर है तो काम चल रहा, राइट डिलीवरी टाइम 10 मिनट में दे रहा तो काम चल रहा, राइट आफ्टर सेल सपोर्ट, अगर मान लो दूध का पैकेट ठंडा आया तो फटाफट सेल सपोर्ट नहीं देंगे तो तुम्हारा काम नहीं जमेगा, समझ रहे क्या। रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिक्रीज परचेसिंग कॉस्ट, सर ये कैसे है, क्योंकि अब देखो इसके अंदर का टॉपिक मैं आपको बता दे रहा, मेरे को पहले क्या करना पड़ता था, मेरे को अगर 100 किलो का माल चाहिए तो मैं 100 किलो का माल मेरे को खरीदना पड़ता था, 100 किलो का माल मुझे खरीदना पड़ता था, आप समझ रहे, अब मेरे को अल्टीमेटली पूरे साल में 1000 किलो का होना, अब मैं जब 100 किलो का इससे खरीद रहा तो ये मेरे को इसको डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो मैं इसको क्या बोलता, भाई सुनना, मैं तेरे से पूरे साल में 1000 किलो माल खरीदने वाला हूँ, अभी तू मुझे 100 किलो दे दे, अपन बिलिंग पूरा 1000 किलो का साथ में करेंगे, तो मैं अगर मेरे को एक बात बताओ, ये रूल हर जगह अप्लीकेबल है, आप अगर 100 किलो का माल खरीदेंगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये में मिल रहा किलो का, मतलब सॉरी 50 रुपीज़, अरे यार 50 रुपीज़ किलो मिल रहा, अरे यार 50 रुपीज़ किलो मिल रहा, लेकिन आप उसको 1000 किलो बोल देंगे तो वो बोलेंगे ठीक है भैया मैं आपको 40 रुपये लगा देता, तो आप समझ रहे डिक्रीज परचेसिंग कॉस्ट, अगर अपन एक ही जने से पूरा खरीद रहे, डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, 1 सेकेंड क्या बोल रहा, वही है कि भाई क्या मैन्युफैक्चर डीलर, हाँ अल्टीमेटली जस्ट इन टाइम अगर कंसेप्ट आपको पता है तो ये सब जस्ट इन टाइम से रिलेटेड है, जस्ट इन टाइम मतलब जब मेरे को बनाना है जब ही मैं उससे लेके आ रहा और जब भी मैं बना के उसको आगे भेज रहा, क्लियर है क्या। अब इसके अंदर का पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेगा, जैसे डिक्रीजिंग परचेसिंग कॉस्ट है, रिटेलर्स डिपेंड ऑन सप्लाई चेन टू क्विकली डिलीवर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स टू अवॉइड होल्डिंग कॉस्ट इन्वेंट्री, समझ रहे क्या, 1000 किलो मेरे को साथ में मत दे, तो मेरे को 100 किलो भी मत दे साथ में, मेरे को तो खाली 10 किलो भेज, क्योंकि मेरे पास तो मेरे को अभी 10 किलो का काम है, बाकी 90 किलो के लिए मेरे को होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, मत दे मेरे को, ठीक है। डिक्रीज प्रोडक्ट, इसलिए जब चाहिए जब भेजने के लिए, वो मेरा सप्लाई चेन बन गया ना, तो जब चाहिए जब भेज सकता, तो मैं एक्स्ट्रा के 90 अभी से क्यों मंगा के रखूँ, मेरा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मैं मंगाता ही नहीं मैं अभी। डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चर डिपेंड ऑन सप्लाई चेन टू रिलायबली डिलीवर प्रोडक्ट्स टू असेंबल प्लांट्स टू अवॉइड मटेरियल shortage through shutdown production. For example, an unexpected part shipment delay that cause an shutdown 20,000 per minutes and lakhs of year. मतलब डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब वही बोल रहा कि अगर मान लो मेरे पास अगर कोई फिक्स्ड सप्लायर नहीं है तो क्या हो जाएगा बाद में, जब मेरे को एक्चुअल में रॉ मटेरियल का काम बनेगा, अगर इसने भेजा ही नहीं तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो सकता। मैंने सब लेबर लोगों को बुला लिया 1 महीने के लिए, मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, लेबर क्या कर रहा, बैठ के पत्ते खेल रहा, अल्टीमेटली क्या हो रहा, नुकसान किसका हो रहा, मेरा हो रहा, समझ रहे क्या। डिक्रीज टोटल सप्लाई चेन, बस वही बात है कि तुम एक साथ लोगे, बल्क में लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ये वो। इंप्रूव्स फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियसली जब कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। डिक्रीज फिक्स एसेट, मेरे को अब स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है तो मेरे को गोडाउन की जरूरत नहीं है, फिक्स एसेट मेरा ऑटोमेटिकली कम होगा। इंक्रीज कैश फ्लो, सोशल बेनिफिट्स, के बाद 2 केस स्टडी दिए इन्होंने, केस स्टडी 1 वॉलमार्ट की केस स्टडी है, जो कि डीमार्ट मतलब आप समझ सकते हैं यूएस का, मतलब इंडिया का डीमार्ट इज यूएस का वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट का इसने पूरे एग्जांपल दिया। एक बार आप है ना ईमानदारी से इसको पढ़ लेना, या तो इसको चैट जीपीटी पे डालना और चैट जीपीटी को बोलना भाई इसका क्रक्स दे दे मेरे को, क्रक्स आप समझ लेंगे तो भी हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन रिवीजन काय के लिए कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको क्लास में करवाता अच्छे से, इज इज क्लियर। उसके बाद केस स्टडी की लर्निंग से, उसके बाद टर्म्स टू मास्टर, इसी के साथ अपना बच्चों डन होता है पूरा का पूरा कंसेप्ट।
मजा आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा था 2 घंटे चल जाएंगे, लेकिन ठीक है, सप्लाई चेन में अपन ने थोड़ा थोड़ा स्किप किया। डिटेल में थोड़ा बहुत मैं पढ़ाता था तो लग जाते थे 2 घंटे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि सप्लाई चेन मतलब, देखो मैं पढ़ाता भी था ना अल्टीमेटली, आपको थोड़ा बहुत खुद से एक बार सप्लाई चेन के पॉइंट्स देखो, जो 7 मार्क के स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मेरे को लगता था आने वाले, उसको मैंने आपको याद करा दिया, ठीक है। इसके अलावा जो थियरी मैंने छोड़ा, एक बार आप लोग खुद से पढ़ लोगे ना, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अल्टीमेटली मैंने जो भी पूरे रिलेवेंट पॉइंट से, मैंने जो भी मार्किंग्स मैंने मेरे नोट्स में करके लाए थे, मैंने उतना पूरा का पूरा पढ़ा दिया। इसके अलावा आप एक बार नोट्स, बस ये नोट्स एक बार गो थ्रू करें ना, आपको चीजें समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। प्लीज एक चीज आप लोग प्लीज कर देना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और प्लीज कमेंट करके जाओ कि आपको कैसा मजा आया या नहीं आया, ठीक है। बस ये 2 ही चीजें, मैं और कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मेरे फास्टैग बैच में एनरोल कर लो या रेगुलर बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। वो दैट इज नॉट माई इंटेंशन। बस आप सिर्फ कमेंट करके जाना कि यार आपको कैसा लगा, आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो गया क्या। अल्टीमेटली याद होना, आपको पास कराना अपनी जिम्मेदारी, मेन ऑब्जेक्टिव है अपना, ठीक है। तो प्लीज बच्चों डू लाइक, डू कमेंट, ठीक है। दिल अच्छा नहीं बनाना अपना, थोड़ा दिखते ऐसे, हाँ ये बढ़िया बन गया, ठीक है। तो डू लाइक एंड डू कमेंट बच्चों, मजा आ जाएगा, मेरे को थोड़ा एक मोटिवेशन रहेगा, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसके अंदर बहुत जनों ने कमेंट किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम ट्राइंग वेल टू गिव यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है। वैसे ही आप ये वीडियो पे भी कमेंट करेंगे तो अपना 5 अप्रैल तक का जो सफर है अपना, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से लेके, इंट्रोडक्शन टू एससीएम से लेके, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से लेके कहाँ तक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तक, वो कमेंट से अपन अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। आप लोग कमेंट करते रहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए और मेहनत कर करके बहुत अच्छे से कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। प्लीज याद से लाइक तो वीडियो को करना ही करना है, और कमेंट जरूर करके जाना है आपको 100%। आप अगर आप यहाँ तक वीडियो के लिए आए तो आप कमेंट करे बिना जा नहीं सकते बच्चों, ठीक है। बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर जो 23 तारीख को अपलोड होगा, रिलेवेंट कॉस्टिंग का। डन। शेड्यूल ऑलरेडी मैंने बता दिया था, अगर आप लोगों ने वो शेड्यूल नहीं देखा तो मैं आपको जस्ट एक बार, ठीक है, शेड्यूल ये ला, ये रहा शेड्यूल, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास शेड्यूल नहीं होगा तो। डन 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 डन, फटाफट डन 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 डन। चलो